कि सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं। A lot of people in India are talented but they are not successful. धैर्य इतने सक्सेस पे पहुंच गए, मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कोचिंग बिजनेस में टॉप पे पहुंच गए इंडिया में, लेकिन अगर ये सब कुछ गिर गया तो क्या होगा? आपको समझना पड़ेगा कि आप धुरंधर नहीं हो। एक्चुअली में अगर आप देखो मेडिटेशन आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि टेम्परेरी मानता हूँ मैं मेडिटेशन को कि थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में इम्पैक्ट रहेगा, आप शांत हो जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा करना पड़ेगा। Correct. If you had 0% chance of failure, what would you do for the rest of your life? अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा बैलेंस्ड रख के चलना चाहिए। अगर आप जिंदगी भर मिर्ची खाओगे तो बवासीर हो जाएगा। अल्फा मैन जो होता है, ठीक, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। दूसरी साइड एक फीमेल है, वो रो देती है, अपनी सारी चीज़ें बता देती है। इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ना दिखाना या दिखा देना? लोगों ने कार्मिक हीलिंग को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ना पास्ट लाइफ टूरिज्म बना दिया है। आप तगड़े साइकोलॉजिस्ट हो। थैंक यू। काम है। यू हैव टू बी इन योर फील्ड। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका इलॉन मस्क। स्पेसएक्स के साथ ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे थे और अब ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो मेडिटेशन बस इज एम्प्टीइंग दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम एवरीडे लाइफ। दैट्स व्हाट इट इज। In the longer run, it's not sustainable. What is sustainable then? इसे बोलते हैं DMN, Default Mode Network. इसको आप जैसा ट्रेन करते हो ना, ये वैसा बन जाता है। Let me give everybody a warning right now. अगर आपने ये सुन लिया है तो इसके बाद आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, क्योंकि अब हम माया के कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे। ब्रेन हमारा प्रूफ पे काम करता है। अगर मैं बोलूँगा मैं मिलियनेयर हूँ, ब्रेन बोलेगा भाई अकाउंट बैलेंस दिखाओ। प्रूफ क्या है? क्या मिलेगा? कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, कितना बड़ा घर है, दिखाओ। तो हम ये नहीं कह रहे कि पैसा आए तो सिर्फ नॉर्थ से आए, हम कह रहे साउथ से भी आ जाए, ईस्ट से भी आ जाए, क्योंकि पैसा तो पैसा है ना। एट द एंड ऑफ द डे मनी इज नॉट स्मॉल और बिग, योर मेंटालिटी इज स्मॉल और बिग। ये पॉडकास्ट पूरा पैसों से रिलेटेड होने वाला है कि आप पैसे कैसे बनाओगे, और वो भी मल्टीपल फूड। आपने अगर मेरे करियर को फॉलो किया होगा तो मेरी 22,000 रुपये की तनख्वाह थी 2019 में, और अभी लास्ट 3 दिन का जो हमारा रेवेन्यू गया है वो अराउंड 45 लाख के आसपास गया है। वॉच दिस। फेसबुक का डैशबोर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मेरा एड स्पेंड ये है, और अगर मैं आपको एड स्पेंड टोटल दिखाऊं ये कैलकुलेट करके, 4,58,000 मैंने खर्चा करा है, और हमारा सिर्फ 3 दिन का रिटर्न ऑलमोस्ट 46 लाख है। ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुआ जिसको बोलते हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन। आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा क्या होता है, लेकिन क्वांटम मैनिफेस्टेशन बहुत डीपर लेवल पे होता है। इसलिए हमने एक गेस्ट को बुलाया है जो आपकी मदद करेंगे ये सब समझने में कि आप अपने मनी ब्लॉक्स जो आपके दिमाग में है उसको कैसे रिमूव करोगे और मल्टीपल करोड़ इनकम तक भी बहुत आराम से पहुंच सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अमन भाई, वेलकम टू द डीडी शो। एंड मैं आपको बता दूं सीज़न 3 स्टार्ट किया और पहले गेस्ट आप हो, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि पहले तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत दूर से आए हो। You're welcome. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आज मैं उसी से रिलेटेड लूँगा। एंड मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस नहीं जानती आपको, तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हो, आप क्या करते हो एग्जैक्टली, प्लीज़। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और लिसनर्स के लिए राधे राधे से स्टार्ट करेंगे। राधे राधे। नाउ अबाउट मी, सो आई एम अ मिलियनेयर माइंडसेट कोच। ठीक है। सो लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर टैलेंटेड बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। बहुत लोग हैं जिनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन तब भी वो क्रैक नहीं कर पाते हैं कि कैसे उनको लाखों से करोड़ों की इनकम में जाना है। उसके लिए एक स्पेशल चीज होती है, माइंडसेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके। तो मैं मिलियनेयर माइंडसेट कोच हूँ। अमेजिंग। और जो मेरा बैकग्राउंड है वो आई एम अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट, मास्टर लाइफ कोच, मास्टर रिलेशनशिप कोच, क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट, और मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए हैं। 20 ईयर्स प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस से आई एम एबल टू हेल्प माई क्लाइंट्स गो फ्रॉम 0 टू मे बी करोड्स इन अबाउट 30 to 40 डेज के अंदर। अमेजिंग अमेजिंग। तो मतलब हम आज के टॉपिक में मैं क्या चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूँ कि लोगों के दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक्स हैं पैसों को लेके, वो कैसे ब्रेक करना है, एंड जो वो सोचते हैं वो चीज़ कैसे करनी है। मतलब सब कुछ पैसों के अराउंड रखना चाहता हूँ मैं इस पॉडकास्ट को, क्योंकि हम सब एंटरप्रेन्योर की दिल ही चाह है कि 100 करोड़ करना है, 200 करोड़ करना है, 300 करोड़ करना है। लेकिन मैं स्टार्टिंग थोड़े से अलग तरीके से करूँगा। जब काम करते करते मुझे भी 10-11 साल हो चुके हैं, तो लेकिन एक जब आप लेवल पे पहुँच जाते हो
तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि आप वापसी से वहीं ना पहुंचो या गिर ना जाओ। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, या सोचते हैं कि यार धैर्य इतने सक्सेस पे पहुंच गए, मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कोचिंग बिजनेस में टॉप पे पहुंच गए इंडिया में, लेकिन अगर ये सब कुछ गिर गया तो क्या होगा? तो इसके बारे में क्या सोचते हो आप, कैसे सोचते हो? देखिए, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका टेक्निकल टर्म है फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, कि अगर जो मेरी लाइफ में सक्सेस है या जो पैसा है वो अगर अचानक से चला जाए तो मैं क्या करूँगा। इसके पीछे मेनली ओवर थिंकिंग थॉट्स होती हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी मिलियनेयर को पकड़ लें या आप जिस सक्सेसफुल मिलियनेयर को अपने अराउंड जानते हो, आप उनसे जाके बात करें तो वो आपको बताएंगे कि फेलियर्स उनकी लाइफ में भर भर के आए हैं, लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है कि वो जब भी नीचे गिरे हैं उन्होंने अपने आप को हमेशा ऊपर लेके गए हैं। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका इलॉन मस्क। स्पेसएक्स के साथ ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे थे और अब ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो मिलियनेयर्स की लाइफ में ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है कि फेलियर्स आएंगे और जाएंगे लेकिन मैं फेल नहीं होऊंगा। तो वो मेरा माइंडसेट डिटर्मिन करता है कि मैं अपने आप को कैसे पुल बैक अप करता हूँ। तो ऐसा माइंडसेट कैसे बिल्ड होगा? हाँ, तो ये जो माइंडसेट है ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। इसके पीछे आपको ईयर्स का एक्सपीरियंस लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, एक फंडामेंटल फ्लॉ है ह्यूमंस के साथ, और ये हमारा जो ब्रेन है, न्यूरोसाइंस की थोड़ी सी हम बात करेंगे क्योंकि मैं ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो न्यूरोसाइंस में हमारा अमिगडाला एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, रेप्टिलियन ब्रेन है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट लेके आता है। हमारा अमिगडाला इज प्रोग्राम फॉर सर्वाइविंग एंड नॉट थ्राइविंग। इसका मतलब ये है कि आपके अमिगडाला का काम ये नहीं है कि आपको ग्रोथ में 100 करोड़ 200 करोड़ लेके जाए। वो चाहता है कि मैं सर्वाइव कर जाऊं, मैं बच जाऊं जिंदा। तो वो हमेशा आपको फियरफुल थॉट्स पहले देगा कि भाई नेगेटिव को काटो। इसलिए आप नोटिस करिए कि नेगेटिव न्यूज़ ही सेल करती है, या जो भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं नेगेटिव हुक्स लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी नहीं चाहता, तो उस पर सर्वाइविंग पे सबसे पहले ध्यान देगा। तो इसलिए हमारा अननोइंगली, अनइंटेंशनली या बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग हमारा ओवर थिंकिंग वाला माइंडसेट बन गया है कि हम ओवर थिंक करते हैं। इसकी वजह से फेयरफुल थॉट्स आएंगे, वरीज आएगा, स्ट्रेस आएगा, और आपका माइंड हमेशा नेगेटिव पैटर्न्स में, नेगेटिव थॉट्स में रहेगा, नेगेटिव इवेंट्स इमेजिन करेगा। तो आपको पहले ये छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव पैटर्न्स आपको होपलेस बनाते हैं। और इसको कैसे छोड़ सकते हो ओवर थिंकिंग को? तो सबसे पहले मैं सॉरी टू कट यू, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका काम तो सोचने का ही है। करेक्ट। कि बड़ा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो तो काम करना पसंद ही नहीं करते, बिजनेस के अंदर ही मुझे काम करना है। तो वो तो सोचते ही रहते हैं, और सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग भी होगी, या वो इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ से बच सकते हैं। पर Correct. अगर वो कंटिन्यूस इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो उस लूप में भी तो फंस रहे हैं फिर। करेक्ट। तो मैं इसके लिए आपको एक 3 क्वेश्चंस, मेरी एक टेक्निक है, ये हम CBT से इंस्पायर टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये ओवर थिंकिंग के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसमें मैं आपको 3 सवाल दूंगा, ये 3 सवाल आप खुद से पूछेंगे और आपकी ओवर थिंकिंग थॉट बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो मैं सोच रहा हूं नेगेटिव थॉट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग? इज द पॉसिबिलिटी 100%? आप बोलोगे नहीं। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? क्या आंसर आया? 50%। 50%, राइट। तो एम आई फोकसिंग कंप्लीटली ऑन द नेगेटिव आउटकम? आई हैव टू शिफ्ट माई फोकस ऑन द पॉजिटिव आउटकम। कि क्या पता वर्कआउट कर जाए यार, क्या पता सब बढ़िया हो जाए। वाई डू आई हैव टू थिंक ओनली नेगेटिव? क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मेरा थॉट है कि यार ये फेलियर ही होगा, ये इंसान मेरे को चीट ही करेगा, या फिर ये बुरा इंसान ही है, जब मैं ये सोचता हूं, इज दिस अ थॉट और अ फैक्ट? इट्स अ थॉट। इट्स अ थॉट, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट। हो सकता है पुराने एक्सपीरियंसेस हों, लेकिन तब भी ये थॉट ही है। आर यू समवन हु कैन सी द फ्यूचर? क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर? नहीं कर सकते। तो ये थॉट है। तो अपने आप को बोलना पड़ेगा दिस इज जस्ट अ थॉट, मेरे को उस थॉट को कंसिडर करना चाहिए, मैं उसको फैक्ट मान के नहीं चलूंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल क्वेश्चन, जब मैं ये नेगेटिव सोच रहा हूं, एम आई बीइंग फेयर और अनफेयर टू माई सेल्फ? क्या मैं अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को डिसक्रेडिट तो नहीं कर रहा? एम आई बीइंग फेयर और अनफेयर? क्या आंसर है? कंप्लीटली अनफेयर। अगर देखा जाए कंप्लीटली अनफेयर। तो स्टॉप बीइंग अनफेयर, बिल्ड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो कि यार मैं जो होगा मैं कर लूंगा, आई विल बी एबल टू हैंडल। ठीक है। पॉजिटिव पे फोकस रखेंगे, अपने आप के प्रति अनकाइंड नहीं होंगे, और बोलेंगे कि यार थॉट ही है, कोई बात नहीं, कंसिडर करते हैं, इसको प्रोएक्टिवली
हम टैकल करके चलेंगे. ठीक है. बिल्ड सम मेजर्स. इससे ऊपर फिर एक और लेवल आ जाता है कि Sure. चलो हम पॉजिटिव हो गए, हम सोच ही नहीं रहे हैं कि कुछ गलत होगा. ठीक है, या हम उस स्टेट में पहुंच गए कि हम बिजनेस के उस पड़ाव पे कि हमने पैसा वैसा बना लिया, तो नेगेटिव थॉट बिल्कुल खत्म हो गया हमारा. ठीक है. अब एक थॉट और आता है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है. Correct. मतलब एंटरप्रेन्योर्स कंटिन्यूस सोचता है, इम्प्लीमेंट करता है, और वो सोचने वाली एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए वो बर्डन भी होता है एट द सेम टाइम. तो वो लूप खतरनाक होता है या अच्छा लूप है या कैसा लूप है वो? देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. पहली बात कि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी में तो नहीं जा रहे. टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है कि एवरीथिंग विल ओनली बी पॉजिटिव. तो अब आपने नेगेटिव को कंसिडर करके नहीं चले, तो अब आप प्रिपेयर्ड नहीं है. तो अब जब नेगेटिव आया या कोई फेलियर आया या इवन डिसअपॉइंटमेंट भी आया, स्ट्रगल्स भी आती हैं, कभी पेमेंट्स डिले हो जाती हैं, ठीक है, कहीं पे पेमेंट्स रुक जाती हैं. और मैं सिर्फ एक रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे स्लो डाउन होगा. तो अगर मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए, तो मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा कि ठीक है ये नॉर्मल है. तो मैं ज्यादा पॉजिटिव होकर भी नहीं चलना, वहां पे बैलेंस क्रिएट करना है. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग? 50-50. तो मुझे प्रोएक्टिवली उसको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है. नंबर 1. नंबर 2, इसकी वजह से जब भी हाइज एंड लोज होते हैं, स्ट्रेस आएगा. और एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मर्स होते हैं, तो वो बहुत हैवी स्ट्रेस के साथ ऑपरेट करते हैं डे इन डे आउट. तो आपको इसके लिए वो मेजर्स अपने डेली रूटीन में डालने पड़ेंगे, जिससे कि आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो, बायोलॉजिकली, इमोशनली. पर ये कैसे मेजर होगा? तो दो तरीके से आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो या तो आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपके एनर्जी लेवल्स लो होते जा रहे हैं. इसका मतलब है कि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है. ओके. तो एनर्जी लेवल्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. नंबर 1. नंबर 2, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है. या तो आप बीच में उठ रहे हो बहुत बार, या फिर इंसोम्निया है, सो नहीं पाते, नींद बहुत लेट आती है, या फिर जब आप लेटे हो तो दिमाग चलता रहता है, तब भी थॉट्स आते रहते हैं. इसे बोलते हैं हम ब्रेन चैटर. तो इससे आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स डिप्लीट होते हैं बॉडी के. नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहता है. गॉट इट. तो बॉडी में हमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, हम रेस्ट के मोड पे नहीं होते, कामनेस में नहीं आते. ठीक है. अब थर्ड, इसका एक सिम्टम है कि मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ. एनर्जी भी नहीं है, मेरा फोकस नहीं लग रहा, ये काम करने का मन नहीं कर रहा, क्या फ़ायदा, उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं. जैसे ही ये स्टेट आए, आपको समझना है आप बहुत हाई स्ट्रेस में ऑपरेट कर रहे हो, एंड नाउ यू रीचिंग अ स्टेट ऑफ मेंटल बर्नआउट. मेरे एक क्लाइंट है, मुंबई बेस्ड हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, और 30-40 लाख का उनका मंथली का रेवेन्यू है. वो रेवेन्यू धैर्य ऑटोमेटिकली विद इन 2 months 10 lakhs पे आ गया. ओके, देयर इज अ 60 to 70% ड्रॉप. वाई? बिकॉज वो बहुत हाई स्ट्रेस में ऑपरेट कर रहे थे, वो काम पे फोकस नहीं कर पाए. गॉट इट. तो इसका ध्यान रखना जरूरी है. दिस कैन हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. ठीक है. मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक जिम जा रहा है, सुबह उठ के वर्कआउट कर रहा है, टाइम पे काम पे बैठ रहा है, उठ रहा टाइम पे, एंड सो भी अच्छा रहा है. उसकी लाइफ में भी तो स्ट्रेस हो सकता है एक तरीके से देखा जाए. वो कैसे मेजर करेगा? तो मेजर नहीं, मैं आपको सोल्यूशन देता हूं कि कैसे रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है, प्रोएक्टिवली. नंबर 1 सबसे बड़ी टिप है, अश्वगंधा लेना स्टार्ट करिए, 500 mg एवरी डे. ओके. अश्वगंधा इज ए नेचुरल कॉर्टिसोल डिसॉल्वर. कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे माइंड में प्रोड्यूस होता है और बॉडी में जाके वो नर्वस सिस्टम के थ्रू सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाता है. अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स नहीं है. 400 to 500 grams एवरी डे एवरीबडी कैन टेक. हाई परफॉर्मर्स को दिन में 2 टैबलेट्स लेनी चाहिए. मैं पिछले 10 साल से ले रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, वर्कआउट लेवल्स इंप्रूव होते हैं, फोकस लेवल्स को इंप्रूव करता है. दैट्स नंबर 1. अश्वगंधा से अश्वगंधा लेना ही चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, 30 to 45 मिनट्स की आपको डेली वॉक करनी है. आप वर्कआउट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया. मॉर्निंग का वर्कआउट करेंगे एम्प्टी स्टमक, वो फैट भी आपका बर्न करेगा और आपको एक्टिविटी लेवल्स आपके हाई रखेगा, फोकस लेवल्स हाई रखेगा. ठीक है. लेकिन अगर नहीं कर सकते तो रात को खाना खाने के बाद सोने से जस्ट पहले यू हैव टू इंश्योर कि 6000 स्टेप्स या 45 मिनट्स की 30 से लेकर 45 मिनट्स की आपको ब्रिस्क वॉक करनी है. घर के बाहर कर लीजिए, छत पे कर लीजिए, पार्क में कर लीजिए. वाई? बिकॉज डे एंड पे आपकी बॉडी में एनर्जी है जो कि एग्जॉस्ट नहीं हुई है. तो जब आप सोने जाएंगे वही एनर्जी आपके माइंड में सप्लाई होगी और ब्रेन फालतू में काम करता रहेगा. नींद आपकी रिजुविनेट नहीं कर पाएगी आपको कंप्लीटली. तो आपको क्या करना है कि नर्वस सिस्टम से एक्स्ट्रा एनर्जी को ड्रेन कर देना है. वॉक से वो हो जाएगा. ठीक है. दैट्स नंबर 2. नंबर 3, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, यू हैव टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल और स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरमेंट्स.
अगर आप एक टॉक्सिक जॉब में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या टॉक्सिक लोग जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, इन लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स बोला जाता है। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ना सह नहीं पाते कि हम तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ में, हमारी लाइफ में सब खराब है, ये क्यों खुश है। तो वो कुछ ना कुछ बोल के केओस क्रिएट करेंगे, ड्रामा क्रिएट करेंगे, आपकी एनर्जी को, आपके मूड को खराब करेंगे। और मूड खराब होने के बाद जनरली टाइम लगता है इंसान को रिकवर करने में, जो वो फोकस लेवल्स पे वापस अपने काम पे लगा सकता था। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि आपका जो एक RAS सिस्टम होता है ब्रेन के अंदर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, इससे हमारा ब्रेन फोकस करता है काम के ऊपर। ये रिजुविनेट तब करता है व्हेन यू आर इन अ काम मेंटल स्टेट। ठीक है। फोकस से याद आया, इतने ज़्यादा फोकस कैसे हो जाए, लेज़र फोकस्ड। इफ़ यू वांटेड टू बिल्ड अ थिंग जिसको 2-3 साल लगेंगे, वो हम 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकें। मतलब जो भी हम काम करें वो बिल्कुल लेज़र फोकस के साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एल्गोरिदम्स के पीछे सब नाच रहे हैं, राइट। जेनजीज का तो बहुत बुरा हाल है, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एल्गोरिदम, और उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि फोकस का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और अच्छे से काम कर सकें? देखो, सबसे पहली बात तो ये एक इम्प्रैक्टिकल रैशनल थॉट है। ठीक है, ठीक है, कि 3 साल का काम मैं 3 दिन में कर लूँ। ठीक है, सुपर ह्यूमन कोई नहीं होता, ह्यूमन माइंड की अपनी लिमिट्स हैं। 3 साल का काम 3 महीने में, नाउ वी आर ब्रिजिंग द लाइंस कि जहां हम रैशनल इरेशनल को कंबाइन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर दैट। ठीक है, तो 3 महीने में कैसे करना है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 3 दिन में नहीं कर सकते, मेंटल बर्नआउट हो जाएगा, आपके ब्रेन के लिमिटेड लेवल्स है, रिफ्रेश करने की जरूरत है, एनर्जी आपको चाहिए होगी, प्लान चाहिए होगा। कैन यू डू 60% ऑफ द प्लानिंग इन 3 days? यस। मल्टीपल लोग साथ में बैठेंगे, इसको हम अगर IT की कोई फील्ड से है तो उसको बोलते हैं हैकाथॉन। एक रात में बैठ के आपने 2-3 दिन का काम कर लिया। ठीक है, कोडिंग सारी बैठ के कर ली, सारे बग्स एक रात में खत्म कर दिए। ये एक रात के लिए, 2 रात के लिए तो पॉसिबल है, 2-3 दिन के लिए लॉक करके नहीं कर सकते। Am I saying 100% of people can't do it? No, there are special people, exceptions है। लेकिन एज साइकोलॉजिस्ट हम वो बातें करेंगे जो जनरल मैक्सिमम ऑडियंस के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, सो 3 महीने के अंदर आप कैसे अचीव कर सकते हैं 3 साल के रिजल्ट्स? नंबर 1, आपको समझना पड़ेगा कि आप धुरंधर नहीं हो, आप हर चीज अपने आप नहीं कर सकते। ऑल द मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड हैव वन थिंग इन कॉमन। कैन यू टेल मी व्हाट इट इज? मिलेनियर्स क्या? अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। All of them have a coach. ओके, Why? Because they know कि they might be experts in their field, but किसी और फील्ड को टैप करने के लिए, टाइमिंग ऑफ स्ट्रगल को कम करने के लिए एक्सपीरियंस लेवरेज किया जाता है। There's only one thing you cannot buy, that's time. ठीक है, एक्सपर्टीज आप ले सकते हो, लेकिन उससे आपका जो ओवरऑल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कम हो जाएगा। So instead of having 30 people in the room working together towards one goal, have 3 credible experts who dominate that field. वो आपका 30 years का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, 90 years का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का आपका 3 महीने के अंदर पूरा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बन जाएगा, फिर आपको ऑपरेट करना है। दैट इज अ शॉर्टकट। दैट्स अ शॉर्टकट। इसमें फोकस भी आ जाता है, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी सारी आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो बता देंगे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो गया काम। सो I know this because I've done this with my clients and we've got amazing results. मेरे एक client है, he is a diamond merchant from सूरत। ठीक है, उनका बिजनेस 25 करोड़ से 40 करोड़ में गया है 1 साल के अंदर। 2 या 3 स्ट्रैटेजीज हमने इंप्लीमेंट की होंगी, दैट्स इट। देयर इज अनदर वन ऑफ माई क्लाइंट्स, वो एक माइनिंग के कंसल्टेंट है, उनका मार्केट सैचुरेट हो गया था, उनके साथ हमने 1 हफ्ते का हमने पूरा प्लान किया, टीम के साथ बात करी। अब उन्होंने अपने आप को मिडल ईस्ट में आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया, मिडल ईस्ट के उनके क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, उनका भी जो रेवेन्यू है वो 10x ग्रो किया है विद इन 3 to 4 months के अंदर। ये पॉसिबल है क्योंकि हम क्या करते हैं धैर्य, और आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हमें पैसा बढ़ाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा सारा पैसा मेरी जॉब से आए, सारा पैसा मेरे बिजनेस से आए, इस लाइन ऑफ बिजनेस पर मैं यही प्रोडक्ट सेल करूं और 1000 करोड़ हो जाए। क्या मजाक है? एक प्रोडक्ट से आप एकदम से इरैशनल तरीके से स्केल नहीं कर सकते। तो आपको क्या चाहिए कि मेरा जॉब से भी पैसा आए, मेरा बिजनेस से भी आए, मेरा साइड बिजनेस भी हो, मेरा ये लाइन ऑफ बिजनेस भी हो, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप अपने होराइजन्स बढ़ा दी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि पैसा आए तो सिर्फ नॉर्थ से आए, हम कह रहे साउथ से भी आ जाए, ईस्ट से भी आ जाए, क्योंकि पैसा तो पैसा है ना। एट द एंड ऑफ द डे मनी इज नॉट स्मॉल और बिग, योर मेंटालिटी इज स्मॉल और बिग। 1 रुपए के सिक्के के अंदर भी उतनी ही एनर्जी है, उतनी ही पावर है जितने की 1000 के नोट के अंदर है।
या फिर 1 करोड़ रुपए के अंदर है, एनर्जी सेम है, लक्ष्मी माता सेम है, आपकी रिस्पेक्ट कम ज्यादा हो रही है, या आपका माइंडसेट है, आपका देखने का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ठीक है। मैं ना भाई एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ तो मैं सारे क्रिकेटर में ये चीज़ देखता हूँ। कुछ क्रिकेटर डर डर के खेलेंगे कि आराम से खेलूंगा, सेंचुरी बनाऊंगा, जाऊंगा। एक बंदा मुझे बिल्कुल एकदम फियरलेस लगता है, हार्दिक पांड्या। वो आता है, खेलता है, फटफट मारता है, आउट हो जाए कोई फ़र्क नहीं, मैं मारूंगा, खेलूंगा और जाऊंगा। जो फियर होता है अंदर का, इसको कंप्लीटली अपने काम में कैसे ख़त्म करें कि मैं सिर्फ खेलूंगा, वो कैसे हो सकता है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मिलियनेयर माइंडसेट इज। हार्दिक पांड्या का आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है सेल्फ बिलीफ। हार्दिक पांड्या ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बोला कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैं कर लूंगा, मेरा कमबैक हो जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ फेज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ आता है माइंडसेट से एंड खुद के ऊपर ट्रस्ट से। इसलिए अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो विदाउट मिलियनेयर माइंडसेट आप नहीं बन सकते बॉस। अदरवाइज आप या तो मेंटल ब्लॉक्स में रह जाओगे या दुनियादारी से कंसिडर करते रह जाओगे, उनको देखते रह जाओगे। करेक्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। मेडिटेशन के बारे में ना बहुत सुना है, करा है चीज़ों को लेके। एक्चुअली में अगर आप देखो मेडिटेशन आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि टेम्परेरी मानता हूँ मैं मेडिटेशन को, कि थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में इम्पेक्ट रहेगा, आप शांत हो जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा करना पड़ेगा। करेक्ट। किसी ने पता नहीं, मैंने कहीं सुना था, जो लोग दारू का नशा करते हैं, इसका नशा करते हैं, करना है तो मेडिटेशन का नशा करो, वो भी तो तर ही जाता है मेडिटेशन का। तो आप मेडिटेशन को किस तरीके से लेके चलते हो और किस तरीके से सोचते हो? मेडिटेशन इज अ टूल और अ टेक्निक, ठीक है। ये अपने ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, हमारे ब्रेन के अंदर 90 बिलियन न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स होते हैं। वो ब्रेन सेल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो उनकी न्यूरल एक्टिविटी होती है, एनर्जी फ्लो होता है। MRI स्कैन्स के अंदर भी हमने देखा है, अगर कोई डॉक्टर देख रहे हैं तो उनको पता है कि न्यूरल एक्टिविटी है, ब्रेन के अंदर एनर्जी सिग्नल्स कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, अब ये मेरी ब्रेन की एक्टिविटी अगर हाइपर है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थॉट्स है, तो मैं हमेशा हाइपर सेंसिटिविटी के एक स्टेट में रहूँगा। इससे डेवलप हो जाती है हाई स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें कामनेस के स्टेट में जाना है। तो मेडिटेशन आपकी न्यूरल एक्टिविटी को कम करता है। अमाउंट ऑफ सिग्नल्स गोइंग थ्रू आवर सेंसेस, 5 सेंसेस है हमारी, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट, टू टच, टू हियर, राइट। ये 5 सेंसेस से आपका डेटा आ रहा है आपके माइंड के अंदर, ठीक है। ब्रेन के अंदर जाके प्रोसेस होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स होती हैं। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ भाई गो डीपर कि मेडिटेशन में क्या है। ब्रेन के टोटल अमाउंट ऑफ सिग्नल्स को अगर हम कम कर दें तो आपका ब्रेन थोड़ा शांत हो जाएगा। करेक्ट। यही एंटी एंग्जाइटी पिल्स करती है। ओके। आपके ब्रेन के अमाउंट ऑफ सिग्नल्स को कम कर देती है, फंक्शनिंग को कम कर देती है, तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मेडिटेशन ये नेचुरली करता है। हैविंग सेड दैट, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बोला, मेडिटेशन इज टेम्पररी। आपको हर बार उस स्टेट में जाना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन, मेडिटेशन इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, मेडिटेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस कि रोज करनी पड़ेगी अपने माइंड को। आप ऐसा समझ लो कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें कोई रोज स्ट्रेस वाला काला पानी डाल देता है और आप मेडिटेशन करके उसको निकाल देते हो। तो मेडिटेशन बस इज एम्प्टीइंग दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम एवरीडे लाइफ। दैट्स व्हाट इट इज। In the longer run, it's not sustainable. What is sustainable then? Mindset. And how कि to build? स्ट्रेस मेरे को अफेक्ट ही ना करे। ठीक है। And how to build that kind of a mindset? इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है, इसके लिए एक रिगरस प्रैक्टिस लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता होना चाहिए इस एरिया से स्ट्रेस आएगा, तो मैं प्रोएक्टिवली प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल, हम लोग अपने मॉम डैड, और मान लो किसी के मॉम डैड अगर इरेशनल थे कि भाई मेरे को गोवा जाना है, ठीक है, स्कूल की ट्रिप है, मुझे पता है डैड से पूछूंगा तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, मॉम से पूछूंगा तो शायद कर देंगे। ये आपने कैसे डिसाइड किया? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। ठीक है। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज मेमोरी स्टोर्ड है। इट मीन्स आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो चीज़ करने के लिए। आपको अपने लेसन्स, एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने पड़ेंगे इन डीलिंग विद एवरीथिंग। तभी मैंने बोला कि यू हैव टू लेवरेज योर सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है 95% ऑफ योर लाइफ के डिसीजंस, behaviors, choice of words, patterns, execution, actions, everything. 5% is what you're doing actively right now.
95% इज सबकॉन्शियस माइंड। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेनियर्स और बिलेनियर्स में, दे बिलीव ऑन देयर सेल्फ। यस। और ये कैसे होता है कि लोग अपने ऊपर भरोसा करें कि हाँ हो जाएगा, ये वाली चीज़ भी कैसे आएगी? सो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एक तो यू नीड अ मेथड टू द मैडनेस। आपको अपने आप को प्रूफ देना पड़ेगा। ब्रेन हमारा प्रूफ पे काम करता है। अगर मैं बोलूंगा मैं मिलियनेयर हूं, ब्रेन बोलेगा भाई अकाउंट बैलेंस दिखाओ। प्रूफ क्या है? क्या मिलियनेयर? कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? कितना बड़ा घर है? दिखाओ। राइट? तो आपका ब्रेन प्रूफ मांगता है। तो या तो हम प्रूफ से ये सेल्फ बिलीव कर सकते हैं, बट अगेन प्रूफ टेक्स ईयर्स टू बिल्ड। यस। ठीक है। सेकेंड इज इफ यू रिमूव योर सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स, ये जिनको हम बोलते हैं मेंटल ब्लॉक्स या मनी ब्लॉक्स। ठीक है। गोल सेटिंग की हम बात करते हैं। ठीक है। आप क्या आपका लेट्स से 2026 का आपका गोल कितने करोड़ का है? हाइपोथेटिकल लेते हैं। आपने बोला कि मेरा 10 करोड़ का गोल है। ठीक है। तो 10 करोड़ का गोल आपने सेट किया। पहली बात, 10 करोड़ ही क्यों किया? क्योंकि मेंटल ब्लॉक है। 100 करोड़ भी तो कर सकते थे। 100 भी तो कर सकते थे। अब आपने जिसकी प्लानिंग ही नहीं की, जिस गोल की, वो आप अचीव नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अगर मान लो कि मैंने अपना 1 करोड़ का गोल डाला, यार मैं एक नॉर्मल आदमी हूं, मेरे को 1 करोड़ रुपए बहुत बढ़िया लगता है, मैं मिडिल क्लास हूं एंड आई थिंक इट्स अ गुड कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है। कुछ बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए। इंडिया में जो इंसान 1.5 से 2 लाख कमा रहा है वो बहुत नॉर्मल अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। 1 करोड़ रुपए लेट्स से आप कमा रहे हो, 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ के आपके आते हैं। पहली बात, जो आपने गोल अपने लिए सेट किया है, अगर वो सैलरी नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो क्या आप 100% हर मंथ अचीव कर पाओगे? क्योंकि गोल्स हमेशा प्लस या -20% पे अचीव होते हैं। आपको वेरिएंस फैक्टर करना पड़ेगा, मार्केट अप्स एंड डाउन्स फैक्टर करने पड़ेंगे, फेलियर्स और हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आ गए, वो आपको फैक्टर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो गई, या लेट्स से अगर भगवान न करे लेकिन इंडिया पाकिस्तान की फिर से कोई वॉर सिचुएशन आ जाती है, लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इमीडिएटली। तो जब भी हम गोल सेटिंग करते हैं, आप जितने का गोल करोगे 20% उससे आप लेस ही अचीव करोगे, ये हमने ऑब्जर्व किया है। तो अगर मैंने 10 करोड़ का गोल ही नहीं डाला तो मैं 10 करोड़ अचीव नहीं कर सकता। पहली बात, 10 करोड़ का डालूंगा तो 8 करोड़ अचीव करूंगा। ये नंबर 2 है। तो थिंक बिग एज मच एज यू हैव टू थिंक बिग। फिर उसके बाद आपको रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट प्लान एज यू गो। दैट इज अ फ्लॉड माइंडसेट। ये आपका मेंटल ब्लॉक है कि यार मैं जैसे मेरी प्लानिंग तो बिल्कुल 100% फ्लॉलेस जाएगी, सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा बढ़िया तरीके से, होना ही होना है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी। आपने प्रिपेयर करके नहीं चले और आपने गोल इतना बड़ा सेट नहीं किया, तो अब आप क्या हो, मीडियोकर लेवल पे हो, लेकिन खुद को आप अगेन धुरंधर समझ रहे हो। तो हमेशा मिलियनेयर्स प्लान इन रिवर्स। एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया। जियो जब लॉन्च हुआ, आई थिंक 60,000 करोड़ की इन्वेस्ट की थी अंबानीज ने उस टाइम पे। 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्यों की गई थी? बिकॉज दे कुड सी द फ्यूचर। उनको पता था कि अभी नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल के अंदर वी विल क्रैक द मार्केट। और आज वो ऑलमोस्ट लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर है एज कम्पेयर टू एयरटेल। एक टाइम पे सिर्फ एयरटेल हुआ करता था। तो मिलियनेयर्स से बिलियनेयर्स हमेशा दे प्लान इन रिवर्स, वो बैक ट्रैक करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है जो लोगों को डेवलप करनी चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग। थोड़ा सा चलते हैं मैनिफेस्टेशन की तरफ। डू यू वांटेड टू रोस्ट? यू बिलीव इन दिस? देखो, मैनिफेस्टेशन 2 टाइप की है। ठीक है। और लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बारे में ना ये कुछ नए टर्म्स हैं जो इंडिया में रिसेंटली आए हैं। न्यूरो साइंस और सोशल मीडिया की वजह से ब्लो अप हुए हैं। न्यूरो साइंस का एक फैक्टर है उसके अंदर। ठीक है। मैं न्यूरो साइंस में ना डीप में आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे कोचेस देखे हैं इंडस्ट्री के अंदर जो मैनिफेस्टेशन का बेस लेवल सीख लेते हैं और वही बताते हैं कि चीज़ें हो जाएगी। करेक्ट। 369 टेक्निक, पानी वाली टेक्निक, ये टेक्निक, 555 टेक्निक वगैरह, विजन बोर्ड वगैरह वगैरह। तो मैं आपके से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन आप पहले इसके बारे में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 99% of all manifestations fail because people don't realize they have hidden subconscious money blocks. आप अचानक से उठे, आप कह रहे हो कि आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मेकिंग 10 लाख। नहीं होगा बॉस, क्योंकि यूनिवर्स बोलेगा यार तेरी लॉटरी भी लगा दूं तो कितने महीने लगाऊंगा मैं, तो कह रहा है एवरी मंथ, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बहुत फेमस है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, काम करती है, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट वर्क, लेकिन उन लोगों के लिए काम करेगी जिनके मेंटल या मनी ब्लॉक्स नहीं है।
तो मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल है अलाइंड एक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। एक ब्रिज ऑफ इवेंट्स बोलते हैं, सिंक्रोनोसिटीज। अगर आपने अलाइंड एक्शन करके अपने लिए वो प्रोटोकॉल्स, वो मेजर्स बना लिए हैं, तो यूनिवर्स विल अलाइन विद योर एफर्ट एंड विल गिव यू द रिवॉर्ड। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन में पूरी एनर्जी टेक्निक्स पे डालते हैं। अब आपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कोचेज हैं वो बेसिक कोर्स कर लेते हैं और अपने आप को मैनिफेस्टेशन गुरु बन जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। तभी जो वो सिखा रहे हैं वो 99% लोग नहीं कर पाते, कर पाते हैं तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, कंसिस्टेंटली नहीं आते। सर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, और बस उनका खुद का ज्ञान भी सही रहेगा, या सर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि मोस्टली मैंने मार्केट में देखा कोई सर्टिफाइड नहीं है किसी भी चीज़ से। करेक्ट। देखो, सर्टिफिकेशन इज 100% इम्पॉर्टेंट, बट क्या है ना कि सर्टिफिकेशन किससे ले रहे हो? क्योंकि कई लोग हैं जिनका प्रोग्राम्स अफिलिएटेड या अक्रेडिटेड नहीं है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे टाइप्स नहीं है, तो स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ गिविंग सर्टिफिकेशन नहीं है। उन्होंने कैनवा पे गए, एक सर्टिफिकेशन का टेम्पलेट बनाया और प्रिंट आउट लेके दे दिया, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सर्टिफिकेट का, नंबर 1। नंबर 2, सर्टिफिकेट अगर आप ले भी लो, इट विल स्टिल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। वो ज़रूरी है। प्लस बहुत लोग ने, और मैं आपको बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन 4 मेन टाइप की होती है, ठीक है। बहुत लोगों ने या तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया है एक टाइप की, या लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन थर्ड है, नेविल गॉडार्ड का बहुत फेमस है, और एक है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये 4 मेन टाइप के लॉज है, लेकिन इसमें साइंटिफिक क्या है? कुछ भी जीरो। ये सारा अजम्पशन बेस्ड है। करेक्ट। तो जो साइंटिफिक वे ऑफ मैनिफेस्टिंग है वो है क्वांटम मैनिफेस्टेशन यूजिंग क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, ठीक है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, और कहीं ना कहीं नेविल गॉडार्ड जो सिखाते हैं वो थोड़ा बहुत क्वांटम मैनिफेस्टेशन से इंस्पायर्ड है। जब से मैंने क्वांटम मैनिफेस्टेशन मैंने अपने क्लाइंट्स को सिखाना स्टार्ट किया है, द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। एक इंसान है जो 50,000 की सैलरी पे था, उसने सेकेंड मंथ में करने के 4 लाख की सैलरी पे चला गया। वाओ। उसने अट्रैक्ट किए बहुत सारे क्लाइंट जो एक साथ आ गए, और उसके बाद उसको अपने ही इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो जॉब पे था, उन्होंने बोला कि यार तुम बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में आ जाओ, 50 लाख हम तुम्हें देंगे साल के। क्रेजी। देयर इज अनदर पर्सन, एंड अगेन अभी हम मनी ब्लॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन मनी ब्लॉक्स को कैसे रोकता है। एक इंसान है जिसने जिंदगी भर काम किया, वो CXO लेवल पे है, ठीक है, शी इज डूइंग वेरी वेल, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया उनके मनी ब्लॉक्स डिसॉल्व हो गए। अब उनको विद इन 2 वीक्स के अंदर 80 लाख का बिजनेस उन्होंने जनरेट कर लिया अपनी कंपनी के लिए, अलग से 2 करोड़ का पाइपलाइन में है, और अपनी कंपनी के अंदर नाउ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू हर कि यार प्लीज बताओ कैसे कर रहे हो, प्लीज मैनेज, ये भी कर लो, ये भी मैनेज कर लो। ये क्या है? आपकी ब्लेसिंग्स, मनी की जो है वो रुकी हुई थी। मनी ब्लॉक्स हमने जैसे ही डिसॉल्व किए, माइंडसेट को बड़ा किया, यूनिवर्स कहता है नाउ ही इज रेडी और शी इज रेडी, अब इसको दे दो, क्योंकि अब इस पैसे की बेकदरी नहीं करेगी। दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल जिनकी लॉटरी भी लगती है मैनिफेस्टेशन से, ठीक है। आई थिंक एक हेलेन करके हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख सकते हो, वो उन्होंने बहुत सारी लॉटरीज लगवाई हैं अपनी, बहुत सारे कॉन्टेस्ट विन किए मैनिफेस्टेशन करके। लेकिन क्या है कि वो पैसा हमेशा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मनी ब्लॉक्स आपने रिमूव नहीं किए। मैं मनी ब्लॉक्स के ऊपर आपसे बहुत डिटेल में जाऊंगा जब हम पर्टिकुलरली पूरा पैसों के बारे में बात करेंगे। श्योर। क्वांटम मैनिफेस्टेशन जो आपने बोला, बड़ी फैसिनेटिंग सी टर्म लगी मुझे, ये एक्चुअली में है क्या? ओके, हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैनिफेस्टेशन। इस पे मैं बहुत सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी, और मैं ना, देखो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग थोड़ा सा ना साइंस को बहुत फेवर करते हैं। जब तक हम अपने ऊपर टेस्ट करके उसको प्रूव नहीं कर देंगे, हम कभी भी अपने क्लाइंट्स को नहीं बताते वो चीज़, ठीक है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो मैंने क्वांटम का करीबन 1 साल तक अपने ऊपर प्रैक्टिस करी, ठीक है, ओके, और मेरा बिजनेस 3x ग्रो होता गया। मेरे पास ऐसे रेफरल्स आते गए जो कि 2-3 साल पुराने मेरे क्लाइंट्स थे, जो कि मेरे पास मेंटल हेल्थ के लिए आए थे, अब वो बिजनेस के लिए मेरे को ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी और एक बिजनेस नेटवर्क की कम्युनिटी से किसी थर्ड पर्सन ने मेरा रेफरल दिया, और थर्ड पर्सन को मैं जानता भी नहीं हूँ, उससे मैं बस एक सेमिनार में मिला था, उसने किसी और का रेफरल दिया और वो इंसान आ गया मेरे पास, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिकली लोगों ने मेरे पेज पे देखना स्टार्ट किया, वहाँ पे क्वेरीज आई।
तो क्वांटम से 3x मंथ ऑन मंथ मेरी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई, विच वॉज शॉकिंग, क्रेजी। तो मैंने कहा ओके देयर समथिंग देयर, सो आई वेंट डीपर। तो अब समझते हैं एक ले मैन की तरह कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्या है, बिकॉज ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला है हमेशा के लिए। ठीक है। लेट मी गिव एवरीबडी अ वार्निंग राइट नाउ। अगर आपने ये सुन लिया है तो इसके बाद आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, क्योंकि अब हम माया के कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे, क्योंकि क्वांटम इज नथिंग बट माया इन हिंदुइज्म, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। रेडी? एक फिजिसिस्ट है, क्वांटम फिजिसिस्ट, ठीक है, थॉमस यंग। उन्होंने एक लाइट एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। ठीक है, इसे बहुत फेमस है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटोन, उसको 2 स्लिट्स में से पास ऑन किया गया। ठीक है, अब टेक्निकली होना चाहिए कि 2 स्लिट, यानी कि एक सामने शीट ऑफ पेपर रखा है, उसमें 2 आपने लाइनें बना दी हैं, उसमें से अगर आपने टॉर्च मारी तो कितनी लाइन बननी चाहिए? 2 बननी चाहिए, राइट? लेकिन बनी 8 से 9। ओह, हाउ? करेक्ट। तो इसमें यह पता चला कि एट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेवल, फोटोन लेवल पे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एक्ट इन अ वेव फॉर्म, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्होंने अब एक कैमरा लगा दिया, रिकॉर्डिंग डिवाइस। जब रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई तो अब 2 स्लिट्स बनी, सिर्फ 2 लाइंस बनी। तो उन्होंने बोला ये कैसे हुआ? पहले तो 8-9 बनी थी, अब 2 कैसे बनी? ये क्या है? करेक्ट। यानी कि पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर्ड, वेव भी और पार्टिकल फॉर्म, यानी कि स्ट्रेट भी जा सकता है और कहीं भी जा सकता है, वेवी फॉर्म में भी जा सकता है, वेव में भी जा सकता है। ठीक है, आपने एक तालाब के अंदर पत्थर मारा तो वेव ही बनेगी। ठीक है। लेकिन मान लो कि वहां पे कोई अगर रिकॉर्ड कर रहा हो उस चीज को, मैं पार्टिकल फॉर्म में बोल रहा हूं, मैं नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में नहीं बात कर रहा, तो सिर्फ 2 आउटकम आएंगे। अब थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा टेक्निकल लग रहा है बट कोई बात इट्स ओके, यू कैन गो डीपर। स्टे विद मी फॉर 1 मिनट, अभी जिंदगी चेंज होने वाली है। अब उन्होंने बोला कि यार सिर्फ फोटोन सिर्फ लाइट के साथ होता है क्या? अब इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाते हैं, क्वांटम लेवल पे जाते हैं। तो क्वांटम लेवल क्या है पहले मैं सबको बता दूं, ठीक है? थ्योरी ऑफ एटम सबने पढ़ी है, एटॉमिक थ्योरी 8th या 9th ग्रेड स्कूल के अंदर पढ़ी है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। व्हेन वी फर्दर ब्रेक डाउन मैटर, हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन मतलब Na2Cl, सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एक नया एलिमेंट बनाते हैं साथ में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आ गया। जब हम मॉलिक्यूल्स को और डीप जाके एनालाइज करते हैं तो हमें दिखते हैं एटम्स। ये भी सबको पता है कि एटम्स का पार्ट क्या है? प्रोटॉन्स पॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल एनर्जी, रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। अब हम इसमें और फर्दर जाते हैं तो ये एटॉमिक का भी सब एटॉमिक लेवल आ गया। उसके नीचे जो हम जा रहे हैं, ठीक है, सब एटॉमिक लेवल पे, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को, अब हमने लाइट के फोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन को सेम डबल स्लिट से हमने पास ऑन किया और हमने एक एक करके पास ऑन किया। ये साइंटिस्ट का मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब जब कैमरा लगा था तो 2 ही लाइंस बनी, जब कैमरा नहीं लगा था तो 8-10 लाइंस बनी। एंड आई वुड एनकरेज यू टू प्लीज गो सी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो हमारी रियलिटी एट द क्वांटम लेवल है वो फिक्स्ड नहीं है। रिकॉर्डिंग डिवाइस इज नथिंग बट फोकस। मेरी लाइफ, मैं कल क्या कर रहा हूं, परसों क्या कर रहा हूं, तरसों क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी लाइफ मेरे को कहीं भी ले जा सकती है। 8 डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शंस। लेकिन जैसी मैं प्लानिंग करता हूं, मैं फोकस करता हूं, अब वो 2 डायरेक्शंस रह गई हैं। तो यानी कि आप अपनी पूरी जिंदगी का आउटकम कंट्रोल कर सकते हो विद क्वांटम मैनिफेस्टेशन, बाय मैनिफेस्टिंग कि मुझे 100 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए, जो भी आपका गोल है। 1000 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अगेन बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन वो एबिलिटी देता है आपके माइंड को कि आप ओपन अप करके बड़ी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर पाए और मैनिफेस्ट करके बैक ट्रैक करके काम करें। यू आर बेसिकली कोलैप्सिंग मल्टीपल रियलिटी के आउटकम्स इनटू फिक्स्ड 1 or 2 रियलिटीज। ओके, तो ये क्वांटम मैनिफेस्टेशन है। इट इज कंप्लीटली साइंस बेस्ड, इट इज सुपर पावरफुल और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की लिमिट्स को रिमूव कर देता है। ऑलराइट, सो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चलता है। कि बोलते हैं ना कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मना लोगे चीज़ों को लेके तो वो चीज़ें रियलिटी में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। अब ये बिल्कुल टॉपिक किससे कनेक्टेड है?
या नहीं है? थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, बट ठीक है। विल सी। ठीक है, जो आपने बात करी वो बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल की थी, एंड मैं भी जब पॉडकास्ट दोबारा देखूंगा तो मुझे भी उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, बट थैंक यू, आपने इतनी डीपर लेवल पे बात करी। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करें कि अगर मुझे कुछ चीज़ हासिल करनी है, कुछ चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, तो पहले मैं अपने मन को कैसे मनाऊँ उस चीज़ के लिए? देखो, जो आपका मन है दो चीज़ों पे ऑपरेट करता है, या तो डिज़ायर पे ऑपरेट करेगा, हाउ स्ट्रांगली आई वांट समथिंग, कितना मैं obsessed हूँ उस चीज़ को लेके, उसके हिसाब से एफर्ट्स डालेगा, एनर्जी डालेगा, या फिर फियर पे ऑपरेट करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। करेक्ट। ठीक है, कि मुझे पावर्टी नहीं चाहिए तो मुझे काम करना है, लेकिन इस पे आप मीडियोक्रिटी में रह जाओगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ तो इज ओके। ओके। ठीक है, तो ये फियर्स और फियर आ सकते हैं इसके अंदर, कि फियर ऑफ सक्सेस हो सकता है, कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना। लोग सक्सेसफुल होना नहीं चाहते क्योंकि उनको ये लगता है, या कंडीशनिंग उनकी बचपन से की गई है, कि बेटा ज़्यादा सक्सेसफुल होने का मतलब है कि टाइम नहीं मिलेगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बहुत स्ट्रेस होगा, कैसे मैनेज करोगे? अरे किसने बोला है अकेले मैनेज करना है? Why do most companies hire credible experts in that domain? करेक्ट। अदरवाइज तो फिर एक सीईओ होता ना, फिर सीएमओ क्यों है, सीओओ क्यों है, सीएक्सओ क्यों है, सीटीओ क्यों है, सीएचआरओ क्यों है? क्योंकि हर फील्ड को मैनेज करने के लिए यू कैन एम्प्लॉय पीपल। ठीक है, यू कैन बाय अदर्स टाइम, यू कैन नॉट क्रिएट मोर टाइम फॉर योर सेल्फ। तो ऑल मिलियनेयर्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, तो वो लोग क्रिएट करते हैं, सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, डेलीगेट कंप्लीटली। ठीक है, ऑल द स्टफ। और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंडसेट को ब्लॉक किया जाता है बचपन की कंडीशनिंग में, ठीक है, कि बेटा ज्यादा कमाने का मत सोचो, स्ट्रेस आएगा। इसे बोलते हैं फियर ऑफ सक्सेस। ठीक है। या फिर लोग क्या कहेंगे, अरे तुमने तो यूट्यूब चैनल खोल लिया, तुम क्या इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, यूट्यूब पे लोग 10-10 लाख रुपए बनाते हैं यार महीने के इजीली, क्या बात कर रहे हो? 10 लाख की तो आप जॉब नहीं ले सकते एनुअल पैकेज के इंडिया के अंदर। करेक्ट। यहाँ पे महीने के आते हैं। तो ये कंडीशनिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, जो कि बचपन में चाइल्डहुड में सेट करते हैं पेरेंट्स या इन्वायरमेंट। इससे हमें ओवरकम कर लेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे। देखो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एनिमी भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है। ये 95% ऑफ आपके एक्शंस, बिहेवियर्स, रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये कुछ भी कर रहा है, फिर आपको पता ही नहीं है कि इसको मनाना कैसे है, इससे बात कैसे करनी है। लेकिन जैसे ही आपने इसको समझ लिया, अब आपको पता है कि अच्छा ये थॉट आई, इसका मतलब ये है, ओके करेंगे साथ में करेंगे। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करके यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर सोल्यूशन। एंड अगेन लेट मी टेल यू, ओके, ऑल मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स डू दिस धैर्य बताते नहीं हैं। All of them have a mindset coach. They may have a hypnotherapist working with them. They will have a life coach working with them. They will have a celebrity coach like Tony Robbins. Correct. And they have a fitness coach as well. हर चीज के लिए कोच हर चीज के लिए कोच है। ठीक है, उनको पता है कि यार मेरा टाइम, मेरे को जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो आमिर खान ने ट्रांसफॉर्मेशन की थी दंगल के लिए, उसके ट्रेनर थोड़ी लगे होते उसके साथ। उसके 24 घंटे खाने का ध्यान थोड़ी रखते, फिटनेस का ध्यान थोड़ी रखते। करेक्ट। क्योंकि रिजल्ट्स श्योर हो जाते हैं और शॉर्टर टाइम में मिलते हैं, और ये लोग बताते नहीं हैं क्योंकि वो हायर एक्सपर्ट्स बेसिकली, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादातर जो सक्सेस, इजीली सक्सेस जिन मैट्रिक्स से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना हो जाए। भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ है। पता है क्या है कि जब आप किसी कोच को हायर कर रहे हो, मतलब वो चीज़ का एक्सपर्ट है और वो मिलेनियर बिलेनियर वहाँ पहुँचना चाहता है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दे नो कि ये तो हो ही जाएगा, तो वो हो ही जाता है। दैट्स हाउ यू मेक अ फूल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आई गेस। करेक्ट। इसे बोलते हैं बोरोड एक्सपर्टीज या बोरोड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप जैसे कोई आपके पास आता है, आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ओके, तो उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन आपने बोला यार हो जाएगा, रिलैक्स, मुझे पता है क्या करना है। बोलेगा अच्छा, ट्राई कर लेता हूँ आपका मेथड। अब आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज की वजह से वो सक्सेसफुल हो गया। यू आर ऑल्सो डूइंग कोचिंग, टेक्निकली आप भी उनके कोच हैं, बट आप डिजिटल मार्केटिंग के कोच हैं उनके। तो ये कोच आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं साइंटिफिकली देखिए, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ करी हुई है और वो आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचना है वहाँ तक। करेक्ट। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और बहुत सारे लोग उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया वो लोग गधे होते हैं जो लोग उस प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते हैं एंड उसके बाद उनका छूट जाता है। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उस इंसान ने कर लिया ना, तो आई थिंक वो लोग पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि उनको पता है भाई इसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूंगा। मैं आपको इससे बढ़िया टर्म देता हूँ गधे से, इसे बोलते हैं मिडिल क्लास मेंटालिटी।
या मिडिल क्लास माइंडसेट कि अपने आप सब हो जाए, मैं सो के उठूं, 1 लाख रुपए मेरे तकिए के नीचे हो, वाह भगवान क्या जिंदगी है। नहीं होता बॉस ऐसे। करेक्ट। ठीक है, कौन से सपनों में जी रहे हो, नहीं होने वाला। ठीक है, गॉड हैज क्रिएटेड resources for you to utilize. God has created actions for you to take. दिमाग दिया है, यूज करो। हर एक इंसान के पास सेम दिमाग है। आपका दिमाग बढ़िया नहीं है, एक फील्ड में नहीं होगा, बढ़िया बनाओ, पढ़ाई करो, बुक्स है, कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की ग्रोथ माइंडसेट है ही नहीं। ऑन पॉइंट, ये बिल्कुल ऑन पॉइंट था। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो ये बोलता है कि यार मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, या मुझे तो ये नहीं पता है। हाँ। डॉली चाय वाला तो यहाँ तक पहुँच गया और मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, मैंने तो ये चीज़ करी है, मैंने वो करा है, फलाना डिमकाना दुम धड़क्का, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, पहले मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी और बात करूंगा, बिकॉज ये मेंटल ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट ये है कि जब भी मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, माई मनी हैज ऑलवेज गिवन मी 3 times 4 times और इवन अनलिमिटेड टाइम्स रिटर्न्स। एग्जाम्पल, आपने ग्रेजुएशन करी, अब आप जिंदगी भर उस डिग्री की वजह से जॉब पे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने MBA करी, अब आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो एवरी सिंगल टाइम यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपने कोई IT के अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स किया, AI के आपने कोर्स किए, तो वो सर्टिफिकेशन या वो डिग्री, ठीक है, या वो डिप्लोमा आपको जिंदगी भर रिटर्न दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, यार मैंने 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए इस कोर्स पे लगा दिए। अरे भाई, तेरी सैलरी अगर 30,000 रुपये महीने की भी बढ़ गई, ठीक है, तो तुमने 10 महीने के अंदर वो रिकवर कर लिया है अपना 3 लाख रुपए। अब जिंदगी भर का उसका बेनिफिट है या प्रॉफिट है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट है कि वन टाइम इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो करिए। इसलिए मैं बोलता हूं, मेरी बहुत ही ये पर्सनल फेवरेट लाइन है धैर्य, कि यू नीड टू अपग्रेड योर माइंड टू अपग्रेड योर इनकम। नॉलेज से माइंड अपग्रेड होता है, स्किल्स से अपग्रेड होता है, और रिजल्ट्स से अपग्रेड होता है। अपग्रेड योर माइंड टू अपग्रेड योर इनकम। अगर आपने ये सीख लिया, आप जिंदगी भर अपने आप को अपग्रेड करोगे। ठीक है, दैट्स वाई स्टीव जॉब्स या फिर बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं कि वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। हम जिंदगी भर सीखते हैं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। अब मीडियोकर माइंडसेट क्या कहता है कि चीजें अपने आप हो जाए, मुझे एक्स्ट्रा ना करना पड़े। बट इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, लॉन्गर टर्म्स में आप सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो, कैपेबिलिटीज बना सकते हो, यू कैन हायर द राइट टैलेंट टू मैनेज इट, बट आपको इनिशियली तो काम करना पड़ेगा बॉस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं यहाँ पे फियर ऑफ सक्सेस की बात करेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। आपने एग्जाम्पल दिया डॉली चाय वाला का, मैं एक और डाल देता हूँ पुनीत सुपरस्टार। ये जो लोग हैं, इनके अंदर फियर ऑफ सक्सेस नहीं था, ये लोग करते गए। इन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया। ये भी साइकोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, कि कुछ यूनिक है। मैं ये नहीं कह रहा जो कह रहे हैं वो हाई क्वालिटी है, बट वो डिफरेंट है, एंड डिफरेंट इन अ वे इट्स एंटरटेनिंग। इसे हम बोलते हैं चीप थ्रिल्स। ठीक है, ऐसे राखी सावंत भी एग्जाम्पल हैं जो सब हैं, बट यू नो दे डूइंग गुड वर्क फॉर देमसेल्व्स। अपने लिए अच्छा कर रहे हैं ना, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ देम कि भाई उन्होंने बढ़िया कर लिया, आप तो नहीं कर पाए ना। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? भाई लोग तो तब भी कहेंगे जब आप मिडिल क्लास रह जाओगे और आप स्ट्रगल करोगे, EMI नहीं पे कर पाओगे, घर नहीं खरीद पाओगे, और आपके बच्चे बोलेंगे कि पापा आपने मेरे को तो ग्रेजुएशन में नहीं करने दी या अच्छी वाली नहीं करवाई। तो लोग तो तब भी बोलेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ टू बिल्ड अ फ्यूचर 10 years डाउन द लाइन। ये अगेन ये माइंडसेट की प्रॉब्लम, मिडिल क्लास माइंडसेट, कि अपने ऊपर एक वो नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पैसा ना बचा के रखो, साइड में रखो यार पैसा। मनी इज एन एनर्जी। आपके अकाउंट में रहेगी, 6% की ग्रोथ मिलेगी अगर आप बहुत लकी हो तो। FD में डाल दिया 7%, 8% से तो नहीं है, लेकिन मनी फ्लोज। यू आर हायरिंग समबडी, जैसे आप 1 लाख की सैलरी पे हो, यू हायर्ड समवन लाइक मी मे बी, हु इज नाउ टीचिंग यू हाउ टू गो फ्रॉम 1 lakhs to 10 lakhs। तो आपका 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट, मान लो मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूं, या 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, और आपने 1 लाख की इनकम पे थे, अब आप 10 लाख पे पहुंचे, कितने एक्स की ग्रोथ आई? पीपल हैव टू लर्न टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ, मैं कह रहा हूं कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस करो, क्रेडिबल जगह से करो, उनके रिजल्ट्स देखो, टेस्टिमोनियल देखो, पास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट्स देखो। जब आप ये सब देख के इंटेलिजेंट तरीके से इन्वेस्ट करते हो, देन यू आर इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। अब आप अपने फ्यूचर की सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग। भाई मैंने एक वो चीज़ सुनी है कि ग्रेटिट्यूड,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। चलो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को मना लिया, हमने ले लिया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम मांगते जा रहे हैं, और हम ग्रेटिट्यूड ना करें, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? ग्रेटिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट? यस, आपने न्यूरोसाइंस की बात की थी, चलो न्यूरो साइंस पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ग्रैटिट्यूड इज द सुपर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मेरे कम्युनिटी में जो भी लोग हैं वो सब ये बात जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड से ही मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। आई टेल यू व्हाई। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जब भी हम करते हैं, शुक्राना करना, ठीक है, या बोलना कि गॉड थैंक यू फॉर वट एवर आई हैव अ गुड हाउस। और मैं बेसिक चीजें बताऊंगा जो बहुत लोगों के पास होगी, लेकिन तब भी उसका दे डोंट हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। ठीक है, माई फैमिली इज वेल, मेरी फैमिली में सब ठीक है, मेरी बॉडी ठीक है, थैंक यू गॉड। मुझे खाना मिल रहा है 3 टाइम का विदाउट स्ट्रगल, थैंक यू। मैं अपने लिए कुछ फूड ऑर्डर कर सकता हूँ और खाना हमेशा डिलीवर होता है। आई कैन ऑर्डर समथिंग अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। मैं फ़ोन चेंज करता हूँ हर 1-2 साल के अंदर। मेरे पास गाड़ी है, मेरे को वो सब चैलेंजेस नहीं है। मेरी सैलरी आती है, मेरे पास जॉब है, स्टडी इनकम है। देयर आर पीपल इन माई लाइफ हु लव मी, देयर आर पीपल इन माई लाइफ जो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अकेला फील नहीं करता। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास लाइफ में ग्रैटिट्यूड के लिए, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है, न्यूरोसाइंस की बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इसको आप जैसा ट्रेन करते हो ना, ये वैसा बन जाता है। डिफॉल्ट मोड का मतलब क्या है? डिफॉल्ट लेवल पे जो थॉट्स आएंगी, ये उन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करवाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलते हैं कि आई एम मैनिफेस्टिंग अ रेड कार, तो आपको क्या दिखने लग जाता है? रेड कार, रेड कार, रेड कार। रेड कार नहीं दिख रही है, आपने अपने ब्रेन के सिस्टम को, डिफॉल्ट मोड को बोला है कि रेड कार पे फोकस करो। वो तो पहले भी रोड पे चल रही थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की आपकी सिंक्रोनाइजेशन है या उसकी प्रोग्रामिंग है। एक चीज़ आपसे बात करते करते अभी मेरे दिमाग में आ गई कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड को लेके था और यहाँ ग्रेटिट्यूड आ गया। इट मीन्स अगर सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को नहीं मान रहा है और हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा माइंडसेट, यार ये तो है मेरे पास। तो वो नेगेटिव थॉट्स, पिंग्स वगैरह वो आने बंद हो जाएंगे। तो मे बी माइट बी इट दिस इज वर्क दिस वे। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गो टू एज वेल। मेरा पॉइंट भी यही था, आपने बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में लेके गए उसे, कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को अगर हम ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिव कर दें तो आपका माइंड पॉजिटिव के प्रति ज़्यादा सोचेगा, पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट भी करेगा। तो अब आप ज़्यादा पॉजिटिव है चीज़ों को लेके, सो पीपल ऑलवेज अट्रैक्टेड टू समवन विद अ हायर एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी इज ऑलवेज हायर। एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप बीमार हो तब आपकी बॉडी सिकुड़ोगी, एनर्जी कम होगी, या जब आप बिल्कुल हेल्दी हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो? जब बीमार होंगे तो सिकुड़ जाएगी बॉडी, राइट? यानी कि वो लो एनर्जी है, लो वाइब्रेशन है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम है। तो लोगों को ऐसा पसंद है कि बीमार लोगों को देखें। हमें पसंद है जिन लोगों में एनर्जी हो, करिश्मा हो, बात करने का में उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा हो। सो इफ यू हैव पॉजिटिव एनर्जी, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, पीपल लाइक दैट एनर्जी। हम बोलते हैं ना कि एक इंसान का ऑरा है, करिश्मा है इस इंसान में, तो वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की आपकी प्रोग्रामिंग है। तो ग्रैटिट्यूड से ये होता है। प्लस व्हेनेवर यू से ग्रैटिट्यूड टू गॉड, और मैं थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में बात करूंगा, ये सूडो साइंस है, प्रूवन नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। यूनिवर्स हमेशा एक वर्ड आपको बोलता है, तथास्तु। अब आपने दिमाग में क्या रखा? क्रिबिंग, कंप्लेनिंग। तो यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु। अरे ये क्रिबिंग कंप्लेनिंग करता रहता है ना, यानी कि इसको यही चाहिए होगा, तथास्तु। और रीजंस दो क्रिब कंप्लेन करने के। लेकिन जहां पे आपने बोला कि गॉड थैंक यू, आई हैव गुड मनी, आई हैव गुड फूड, अच्छा गुड मनी गुड फूड और चाहिए इसको, तथास्तु। और अपॉर्चुनिटीज दो, और पैसा दो। वैसी वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं ना आप ये भी कह सकते हो, बट दिस इज, एंड व्हाट आई से, दिस इज ऑल योर रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। ठीक है, तो ये न्यूरो साइंस है, साइंटिफिक है सारा का सारा। गॉट इट। मुझे इस चीज़ पर हंसी आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारी रिट्रीट हो रही है पास्ट लाइफ कर्मा को लेकर। मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं जाना पास्ट लाइफ में क्या हुआ, मैंने पिछले जन्म में क्या करा है, किसको घंटा फर्क पड़ता, मुझे तो नहीं पड़ता। लेकिन लोग बोलते हैं कि पास्ट के आपके मेंटल ब्लॉक हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना धूम धड़का। क्यों जानना है पास्ट लाइफ के बारे में? तुम अपनी लाइफ में हो, अभी बढ़ लो। अब मुझे नहीं पता, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ऐसा है, क्या ये एक्चुअली में होता है पास्ट लाइफ कर्मा कुछ समथिंग? देखो, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी पास्ट लाइफ की बात आती है। ठीक है, जैसे कि हमारा 10वां घर होता है कुंडली के अंदर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। देन
अगर आप कर्मा को समझेंगे, श्रीमद् भागवत गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मल्टीपल लाइफ्स का कॉन्सेप्ट आता है कि एक लाइफ के कर्म एक लाइफ में उसके सारे रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज नहीं दे सकते, इसलिए मल्टीपल लाइफ्स है। अगर आप हिंदुइज्म में मानते हैं तो आप बिलीव करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल, एंड कंसिडरिंग दिस इज कलयुग, लोगों ने कार्मिक हीलिंग को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ना पास्ट लाइफ टूरिज्म बना दिया है कि आओ तुम्हारी पास्ट लाइफ देखे सखी, चलो पहाड़ों पे चलते क्या हैं। था उस टाइम पे, क्या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है वो। सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। वो आपको वो इमेजरी दिखाता है जिससे आप अपनी लाइफ की करंट प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिल जाए। ये हम डायरेक्टली ट्रांस में जाके भी या मेडिटेटिव स्टेट में जाके भी कर सकते हैं, फोकस स्टेट में जाके भी कर सकते हैं। पास्ट लाइफ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग बोलेंगे कि पास्ट लाइफ से मेरी बहुत हीलिंग हो गई है, पास्ट लाइफ से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। आपने क्या एक वर्ड सुना है, प्लेसिबो इफेक्ट? नहीं, मैंने नहीं सुना है। ओके, प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि जब भी ड्रग ट्रायल्स होती हैं तो उसमें 10 लोगों को अगर हमने एक ड्रग दिया जिनको सेम सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनमें से हमने 4 लोगों को नहीं दिया, ठीक है, 6 लोगों को दी वो ड्रग दी। उन 4 लोगों को जिनको नहीं दी उनको भी हमने सिर्फ एक शुगर की गोली दे दी, उनको बोला ये ड्रग है, उनके भी सिम्टम्स रिड्यूस हो गए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो खुद को हीलिंग कर लेता है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, कार्मिक हीलिंग कुछ नहीं है, आपका माइंडसेट है जो आपको लग रहा है कि जिंदगी हील हो रही है। कर्मा अर्मा हील नहीं होता। कर्मा, अगेन स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, बट कर्मा के डिफरेंट टाइप्स हैं। गॉट इट। ठीक है, तो वो अलग है। तो मतलब ये कुछ मैं मान नहीं रहा हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। मैं आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडीज बिलीफ्स, बट मुझे लगता है जिनको ज्यादा चुल होती है ना, ये उनके साथ होता है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अगर हम साइंस या साइंटिफिक प्रूवन मेथोडोलॉजीज में जाएं, हाँ। तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग यू रिजल्ट्स इज हायर। Okay. ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि आजकल कलयुग है तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। उनको रिजल्ट्स के बजाय ना सिर्फ शो ऑफ मार्केटिंग में मतलब ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग आपको सपने दिखाते हैं लेकिन रिजल्ट्स के बारे में जब डिलीवर नहीं कर पाते तो वो आपके बोल देंगे तुम्हारा कर्मा बहुत भारी था। हाँ, बताओ चेंज क्या हो तुम्हारी लाइफ में, ये तो बताओ वो करने के बाद। तुम्हारे ग्रह बहुत भारी है यार, तुम्हारा तो अभी लंबा चलेगा। तो ये क्या है, फियर मॉन्गरिंग है, डरा रहे हैं, डरा के आपसे पैसा निकलवा रहे हैं। साइंटिफिक वे में करेंगे तो नहीं होगा। एक चीज़ मेरी माँ मेरे से बोलती है कि तूने सारे रूल फेल कर दिए, तू अपनी कुंडली से ऊपर होके काम कर रहा है। मतलब जो लोग काम करते हैं वो सारे रूल सब कुछ फेल कर देता है, और वही चीज़ मैंने तेरे अंदर देखी कि इतनी कम एज में तूने ये सारी चीज़ें करी। Correct. और मेरी माँ मुझे बोलती है कि मैं अपनी माँ से ना एक पेंटिंग बनवा रहा हूँ जिसमें मेरी फोटो है, मैं नोट की ऐसे गड्डी ले रहा हूँ, रॉयल्स रॉय खड़ी है, पीछे प्राइवेट जेट खड़ा है। Sure. अब मैं क्यों बनवा रहा हूँ ये अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए कि मेरी माँ ने कर दिया ना, वो बना दिया, वो तो हो ही जाना है, वो हो ही जाएगा। और क्योंकि आज तक उन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं, ये ऐसा होगा, तू 10 लाख रुपए महीने बनाएगा, तू ऐसे करेगा वैसे करेगा, सब कुछ पूरा हो गया। तो मुझे लगता है उन्होंने अब ड्रॉ कर दिया ना, तो ये हो ही जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ना अपने माइंड को मनाने के लिए। तो ये अगर न्यूरो साइंस में बात करें तो देखो, जब हम न्यूरो साइंस में और साइकोलॉजी की बात करते हैं, न्यूरो साइंस इज ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग और ब्रेन के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, वो है न्यूरो साइंस। जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइंड की द आइडेंटिटी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्रेन कहाँ है, आप बोलोगे यहाँ है। अगर मैं पूछूं कि आपकी वैल्यूज कहाँ है, आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है, आपका बिलीफ सिस्टम कहाँ है, बोलोगे यहाँ है? नहीं, वैल्यूज पूरी बॉडी में। ठीक है, आइडेंटिटी पूरी बॉडी है ना आपकी, राइट? तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बॉडी इज योर कंप्लीट सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिफिकली प्रूवन देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड आवर बॉडी। ये सबको पता है, एनर्जी फील्ड है हमारी बॉडी में। स्पिरिचुअलिटी में क्या बोलते हैं, चक्रास, डिफरेंट एनर्जी फील्ड है। अब हमारे अगेन साइंस के अंदर भी सबकॉन्शियस डिफरेंट ट्रॉमास डिफरेंट एरियाज में स्टोर करता है, बट हम वहां पे नहीं जाएंगे। जो आपने बोला, अब मैं आपको आंसर देता हूं, उसका थोड़ा सा लंबा आंसर दे रहा हूं, चलेगा। बट मेरी मदर की ब्लेसिंग्स पे मेरे को इतना बिलीफ है कि मेरा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ने एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रैटिट्यूड है, ये हो गया, तो अब मैंने विल पावर अपनी बढ़ा दी। श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पाठ पढ़ा रहे होते हैं गीता का, वो क्यों कर रहे हैं? अर्जुन तो वॉज बॉर्न कि वो महाभारत का युद्ध उनको जीत के थे, सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे सक्सेस आए। लेकिन अर्जुन को भी वहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि शायद उसको भी एक कोच चाहिए था जो उसको ये बोले कि बेटा गो एंड डू इट, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, अपना काम पे ध्यान दो। तो आपने क्या किया?
ये सब तो हो गया, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली से, आपकी हाथों की रेखा से, किस्मत से कोई बड़ी चीज है विच कैन चेंज एवरीथिंग, इज विल पावर। दैट इज बाय गॉड सेज, ठीक है। आई थिंक एक बहुत फेमस स्टोरी भी है कि सूरदास थे, ठीक है, कवि सूरदास हुए बहुत फेमस, ठीक है। तो उनके जब बचपन में उनके डैड ने एक एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाया, तो बोला कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसके हाथों में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ पे होती है विद्या की रेखा? तो बोला बेटा यहाँ से होती है, इस पर गुरु पर्वत से लेकर नीचे तक आती। वो घर गए, उन्होंने चाकू उठाया और वो रेखा बना दी पूरी, हाथ काट दिया। उन्होंने बोला अब तो है। ये क्या है? शेयर विल पावर। एंड नाउ वी रिमेंबर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड फिलोसोफर्स। तो ये विल पावर से आप जितने भी आपके चैलेंजेस हैं लाइफ के, वो चेंज कर सकते हो। विल पावर से एक चाय वाला भी I love this भाई, लाइन बना दी, लाइन नहीं थी लाइन बना दी। आई लव दिस। ओके भाई, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो साले हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, मतलब बैठे हैं और बस जो भी सोच रहे हैं पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया, मतलब जब भी सोच रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में ऐसे थॉट क्यों आता है और उसको बिल्कुल कैसे हटाया जाए? कंडीशनिंग है बहुत बड़ा पार्ट। जिंदगी में क्या देखा है, शायद अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स नेगेटिव होंगे, शायद हमेशा क्रिटिसाइज करने वाले ओवर डिमांडिंग पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि परफेक्शनिस्ट माइंडसेट रखते हैं, या कई पेरेंट्स जो गलत भी नहीं है। देखो क्या है ना कि पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर यू, लेकिन वो कभी कभी इतना प्रेशर दे देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि बच्चा ही है, ठीक है, या बच्चा का बिहेवियर इससे चेंज हो सकता है, या फिर बच्चा डिमोटिवेटेड हो सकता है, या अपनी सेल्फ इमेज को शायद वो अच्छा ना माने इस वजह से। ओके तो ये कंडीशनिंग हो जाती है बच्चों की, इसे हम चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। तो ये वाइल ग्रोइंग अप, अब क्योंकि बचपन में मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिला है तो मेरी सेल्फ वर्थ या मेरा कॉन्फिडेंस लो है। अब कोई इतना सा भी मेरे को बोले तो मैं डर जाता हूं, या मैं अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाता, या फिर एक स्टैंड नहीं ले पाता, ठीक है। तो आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है, इसकी वजह से लोग ओवरली नेगेटिव हो जाते हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए मेरा बहुत सिंपल सा सजेशन है कि थेरेपी लो। थेरेपी इज अ मेडिसिन बाबा, ठीक है। अगर साइंटिफिक वेज हैं कि आप अपने जिंदगी में ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं, तो करना चाहिए ना। अगर सोल्यूशन इज अवेलेबल श्योर तो आपको वो लेना चाहिए, ठीक है। मतलब पेन में रहने का क्या मतलब है? मेंटल पेन भी है। एक और आपको फैक्ट बताता हूं, ठीक है। एज पर द ब्रेन्स लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन थियरी, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन क्या है हमारा? इज अ डेटा ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, ठीक है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन है इज फॉर क्रिएटिविटी एंड फॉर प्रोसेसिंग इमोशंस। तो जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, वो जब इमोशंस रिलीज करता है, वो फिजिकल पेन के इमोशन भी राइट साइड में करेगा, लेट्स से ब्रेन के एक पार्ट में करेगा, और इमोशनल पेन के, हार्ट ब्रेक के, समबडी सेड समथिंग बैड टू मी, मुझे बुरा फील हुआ, आई एम फीलिंग सैड, वो भी राइट साइड में करेगा। यानी कि आपका ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है कि इमोशनल पेन और फिजिकल पेन अलग है। ये आपने दिमाग में डाला है कि जो फिजिकल पेन है भाई उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसको जल्दी ठीक करो। तो आपकी टांग टूट गई, आप हॉस्पिटल जाओगे, 6 महीने में ठीक कराओगे, लेकिन आपका दिमाग पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से टूटा हुआ है। आप डिप्रेस्ड हैं, आप एंग्जाइटी में, आप उठ नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप एक थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। और ये पैटर्न मैं ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ, पहले वो कुछ बात कर रहे हैं, पहले स्लो बोल रहे हैं, फिर एकदम से तेज बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर स्लो बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर तेज बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब पैटर्न दिखाई देते हैं, करेक्ट, पर बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। तो अगेन ये आपके, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में साइको सोशल फैक्टर्स, कि जब आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी में कैसे लोग थे, उनकी वजह से कैसे शेप हुई। Why does it happen that people who come from business families, they're more inclined towards business? क्योंकि उन्होंने बिजनेस ही देखा है। लेकिन why does it happen कि अगर आपकी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो बोलेंगे कि बेटा हमारे तो खानदान में कोई बिजनेस नहीं करता, तुम मत करना। तो आपकी तो उन्होंने क्या किया, आपकी बिजनेस के पूरे राउट को ही बंद कर दिया, ब्लॉक डाल दिया यहाँ पे, मेंटल ब्लॉक, कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सिमिलरली अगर क्रिटिसिज्म रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर आपको हमेशा किसी को प्लीज करके ही आपको प्यार मिला है, तो जिंदगी भर पीपल प्लीजर रहोगे, या हमेशा आपका लो कॉन्फिडेंस रहेगा। करेक्ट, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की वजह से है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग इसमें एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट रखती है। जितनी जल्दी ठीक करा लोगे, जिंदगी ईजी हो जाएगी। स्टॉप सफरिंग, स्टार्ट लिविंग। एक चीज़ मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ।
आई थिंक दोज हु नो देयर पर्पस दे आर ब्लेस्ड. और जिनको नहीं पता है कि लाइफ में करना क्या है, मतलब उन्हें जिस नाव में बैठा दिया वो वहां चले जाएंगे, लेकिन दे डोंट नो द पर्पस. तो वो क्या मिस आउट कर रहे हैं लाइफ में, और अगर वो पर्पस ढूंढना है तो कैसे? देखो, इसको हम बोलते हैं लाइफ पर्पस ब्लॉक. ठीक है. हाँ, कि जिंदगी तो हर कोई जी रहा है. ना मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या आपको अपनी जिंदगी ऐसी चाहिए कि 40-50 साल तक गो टू ऑफिस, कम बैक होम, 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 टेक अ ब्रेक, गो टू ऑफिस, कम बैक होम, गो टू ऑफिस, कम बैक होम? क्या यही चाहिए 40-50 साल? नहीं चाहिए. या आपको चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा हो कि आई कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, आई कैन सी और गेट बिग एक्सपीरियंसेस, मैं जिंदगी को पूरे तरीके से एक्सपीरियंस करूं, मैं कंफर्टेबल लाइफ भी जीऊँ, मैं डोनेट भी करूँ, मैं किसी की हेल्प भी करूँ, अपने पेरेंट्स को वो दूँ जो उनको नहीं मिला है. करेक्ट. तो हम सॉरी टू टेल यू कि ये जॉब में तो पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि एवरीबडी डजंट बिकम एन एवीपी और अ डायरेक्टर और अ सीईओ. ठीक है. तो मिडिल क्लास की मेंटालिटी, अगेन ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो मिडिल क्लास के रिजल्ट्स मिलेंगे मिडिल क्लास मेंटालिटी पे. ठीक है. ठीक है. इन्वेस्ट अपने ऊपर करना जरूरी है. लाइफ पर्पस क्या कहता है धैर्य, कि मैं वो ऐसी क्या चीज कर सकता हूं जिंदगी भर के लिए जो मुझे हर दिन हैप्पीनेस दे. तो इसके लिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, इफ यू हैड 0% चांस ऑफ फेलियर, व्हाट वुड यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? पढ़ाई. तो पढ़ाई गिव्स यू हैप्पीनेस, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट. ऐसा ही हर एक इंसान को अपने लिए ये सवाल लिखना है और अपने से पूछना है, इफ I had 0% chance of failure, what would I do for the rest of my life? मेरे लिए रेस्ट ऑफ लाइफ में किताबें पढ़ने helping वाला. people. मेरे लिए रहेगा helping people. और जिंदगी भर किसी की हेल्प करनी. That gives me a lot of happiness and even satisfaction. Amazing, amazing. Okay. बहुत सारे लोग एल्गोरिदम पे नाच रहे हैं, इवन बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स आर डांसिंग ऑन एल्गोरिदम, राइट? सो आपको क्या लगता है कि जैसे जेनजीज भी हो गए, या तो बहुत आलसी हैं, काम करने में बहुत तेज हैं, करेक्ट है ना? मैंने एक्चुअली में पैटर्न देखा है, हमारी कंपनी में भी हैं कुछ लोग. तो या तो जब आलसी होंगे तो हो गया, ये जब काम करेंगे तो एकदम फोकस के साथ ये हो टक 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 हो गया. तो इनको आप कुछ बोलना चाहोगे, ये एल्गोरिदम के ऊपर चल रहे हैं या क्या? अगेन इनकी ये सोशल कंडीशनिंग है. ठीक है. आने वाली जो जनरेशन होगी वो तो पूरा ही चेंज हो जाएगी इस हिसाब से. एग्जैक्टली. तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कोई नया टूल आता है जो कि बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आता है आपके ऑपरेटिंग लाइफ मैकेनिज्म पे, वो चीज़ों को चेंज करेगा. एग्जाम्पल, टेलीफोन्स आए, ठीक है, फिर मोबाइल फोन्स आए, तो सबने मोबाइल फोन लेके जेब में कैरी करना स्टार्ट कर दिया. बस सबकी जेबें खाली होती थी. कभी किसी को खत लिख दिया, अब तो पोस्ट ऑफिस वगैरह काम ही नहीं करते, राइट? अब स्मार्टफोन्स हो गए, देयर इज अ कंप्यूटर इन आवर पॉकेट. सिमिलरली अब AI चैटबॉट्स बन रहे हैं, AI असिस्टेंट बन रहे हैं, पीपल आर कीपिंग ऑन देयर डेस्कटॉप, काम उनसे करवा रहे हैं. पहले लोग कॉपी राइटिंग के लिए कहीं जाते थे, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कहीं जाते थे, आजकल AI से सब बन जाता है. तो लाइफ में न्यू डेवलपमेंट्स होंगी जिसकी वजह से मेजर बिहेवियर चेंजेस होंगे, डिपेंडेंसीज आएंगी. आपका काम है कि आपको उसमें अडेप्ट और एडजस्ट करना है. आपको पीछे भी नहीं रहना और आपको एक क्लोज माइंडसेट भी नहीं रखना कि यार ये नई चीज AI, नहीं, चैट GPT को मत दो डेटा अपना. अरे भाई, बहुत यूजफुल टूल है, यूज करके देखिए, स्टार्ट करिए स्लो. एक कमाल की कहानी बताता हूँ, हमारी कंपनी की है. हमारी कंपनी में एक लड़का है, उसने मुझे ईमेल करा, रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मैं. और उसका कहने का मतलब रेजिग्नेशन नहीं था कि उस पोस्ट से मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ सेल्स पे. आई जस्ट वांटेड टू कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू द सेल्स. तो उसने बोला कि रेजिग्नेशन दे रहा हूँ और मैं टाइम पीरियड में ना पूरा सपोर्ट करूंगा जो भी सारी चीज़ें होगी, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने करियर को सेल्स में लेके जाऊंगा, मेल एंडेड. तो मैंने कहा कि नई हायरिंग चलेगी, अब नई हायरिंग करनी पड़ेगी. तो मैं टीम को बुलाता हूँ मीटिंग के लिए और मैं उसके लिए क्लैपिंग कराता हूँ, यार इसने बहुत अच्छा काम करा, ही इज़ रिजाइनिंग, इसने अपने करियर को सोचा है कि आगे लेके जाएगा. तो मैंने कहा तालियां बजा दो उसके लिए. तो जय ने बोला कि अरे तुम जा रहे हो? तो कह रहा अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि मैं सेल्स में जा रहा हूँ. मतलब Gen Z आर यूजिंग ChatGPT लाइक विद क्लोजिंग आई, कि उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, कॉपी पेस्ट डन, राइट? सो अगेन ये ओवर डिपेंडेंसी है. और टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड. अगर आप ओवर डिपेंडेंसी अपनी ChatGPT या AI पे रखेंगे तो आपकी ब्रेन की क्रिएटिव एबिलिटी डिमिनिश हो जाएगी या कम हो जाएगी. ठीक है, तो वो इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. उसके लिए आपको क्रिएटिवली अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए.
ठीक है, तो अगर जेंजीज ये कर रहे हैं तो इन द लॉन्गर रन उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत लिमिट हो जाएगी, तो because चैलेंजेस आएंगे. because they are not building anything, they are not creating anything, they are just dependent on एक मेल भी लिख लाऊंगा और छुट्टी के लिए चैट जीपीटी बूम. करेक्ट. सो अगर आपको सारे आंसर्स एक जगह से मिल जाते हैं और मान लो अभी तो जैसे चैट जीपीटी की अगर आपने रेवेन्यू रिपोर्ट्स देखी हो तो देयर लॉसेज आर इन बिलियंस. करेक्ट. तो कल को अगर वो बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे? जेमिनाई, क्लॉड, ये सब पे ढूंढोगे. करेक्ट. ठीक है, तो यू हैव टू स्टिल कीप अ पोर्शन ऑफ लेस डिपेंडेंसी. ये लेस डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट हर एक चीज पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, ध्यान से समझते हैं इसको. टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड. टू मच लव इज सफोकेशन. ठीक है, टू मच गिविंग वर्क टू समवन कैन बी बर्न आउट. टू मच ऑफ स्वीट्स, ईटिंग स्वीट्स इज डायबिटीज. करेक्ट. ठीक है, टू मच ऑफ सॉल्ट्स विल बी हाई ब्लड प्रेशर. टू मच ऑफ वाटर, डायरिया. टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड. ठीक है, तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन एनी पर्सन, अगर आप किसी जैसे अपने पार्टनर के ऊपर भी ओवर डिपेंडेंट हैं तो वो भी आपको आपकी खुद की एबिलिटी को कम करता है और उनके लिए ज़्यादा वर्कलोड हो गया है या फिर डिपेंडेंसी हाई है तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप भी बन सकता है. तो थोड़ा सा इस माइंडसेट को रखना है कि यार आई एम सेल्फ केपेबल, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एवरीथिंग माई सेल्फ, सो आई विल ट्राई टू बैलेंस थिंग्स. अमेजिंग भाई, वेरी नाइस आंसर. किसी की लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, लाइक तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आओगे आप? मतलब मुझे लगता है कि लोग जो कन्वर्ट भी होते हैं, दे डोंट वांट टू बाय प्रोडक्ट, दे डोंट वांट एनीथिंग इन देयर लाइफ, द ओनली थिंग दे वांटेड टू सी इज द ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट. तो आप वो ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को कैसे दिखाते हो? देखो, आई एम अ मैन ऑफ साइंस. ओके, आई ऑलवेज से दिस. तो मेरा साइंटिफिक अप्रोच है. हम लोग पहले एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं कि आपके ब्रेन की एग्जैक्टली कहाँ पे ब्लॉक्स हैं. ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर ले. मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कहानी बताता हूँ. ठीक है, एक बार एक बहुत बड़ी नेवी की शिप खराब हो गई. उन्होंने बहुत सारे टेक्नीशियंस को बुलाया और कोई भी आके ठीक नहीं कर पाया. फिर उन्होंने ना एक गांव में एक बहुत ओल्ड टेक्नीशियन था, वो 78+, उसको उन्होंने बुलाया. आई लव दिस स्टोरी. ठीक है, तो उन्होंने उसको बुलाया तो उसने आके पूरी मशीन चेक की, 1-2 घंटे लगा दिए. फिर उसने ना एक जगह पे जाके हथौड़ा मार दिया और उसने बिल दे दिया $1,000 का. तो जो मेन कैप्टन था उसने बोला यार ये क्या बात है, $1,000 एक हथौड़ा मारने के लिए? उसने बोला नहीं, $1 फॉर हिटिंग द हथौड़ा, $9.99 टू नो वेयर एग्जैक्टली. अमेजिंग, आई लव दिस स्टोरी, आई लव दिस स्टोरी. तो ये जो एक्सपीरियंस से ही आता है. तो अगर हमें आपके ब्लॉक्स पता है, हमें आपकी स्किल सेट कहाँ पे वीक है पता है, आपकी प्रोसेस में क्या काम नहीं कर रहा पता है, पहले उसको प्लग करेंगे ना तो फ्लो जल्दी बन जाएगा. तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी मिलियनेयर्स हैं, ठीक है, बट मैं जब उनके साथ काम कर रहा होता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि भाई आपके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, आपका विजन क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, क्या आप अलाइंड हो, आपके प्रोडक्ट से क्या चाहते हो, आपके गोल्स क्या थे. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो हमने पहले वो सब आइडेंटिफाई किया, एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग किया उनके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि बात करके आप सब कुछ नहीं निकाल सकते. करेक्ट. तो जब हमने वो टेस्ट किया, आइडेंटिफाई किए, उसका फिर एक कस्टमाइज एक्शन प्लान बना. तो जो मेरे पास आता है, मैं कभी भी कोर्सेज नहीं बेचता धैर्य. ठीक है, मुझे मेंटरिंग, जैसे मैंने बोला, मुझे लोगों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है. पर्सनल कनेक्शंस मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो हम लोग मेंटरिंग करते हैं. हमारे पास इंडिया का ओनली मेंटरिंग प्रोग्राम है फॉर इम्प्रूविंग योर ब्रेन परफॉर्मेंस और माइंड सेट. सो व्हाट वी डू इज कि हम पहले आपकी एनालिसिस करेंगे, कस्टम एक्शन प्लान बनाएंगे, वीक ऑन वीक प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे. एक कोच अलाइन होगा आपके साथ जो आपकी डाउट क्लियरिंग भी करेगा और बोलेगा ये कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. अकाउंटेबिलिटी रखेंगे. फिर उसके बाद मेरे साथ टच पॉइंट्स होंगे वीकली बेसिस पे. तो हम हैंड होल्डिंग करते हैं. तो हैंड होल्डिंग में फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% से ऊपर होती है कि आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर ही लोगे. So many people want to see the transformation, but they don't want to work. करेक्ट. उनको क्या बोलोगे आप? बेवकूफ. मिडिल क्लास माइंडसेट, लिमिटेड माइंडसेट. ओके, एंड आई थिंक आप एक बहुत ही चाइल्डिश मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे हैं. मैंने बोला ना, मिडिल क्लास थिंकिंग क्या है, बैठा रहा हूँ सब कुछ पैसा अपने आप आ जाए. नहीं होगा बॉस, काम करना पड़ेगा. एक्शंस अगर आप लोगे, आज एक्शन लोगे, 6 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा. ये माइंडसेट समझ लो. मैंने आज काम किया, फेलियर आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे. धैर्य, मुझे ये सिर्फ क्वांटम मैनिफेस्टेशन या लेट्स से साइकोलॉजी की फील्ड में, आई एम अ ट्रिपल मास्टर्स राइट नाउ. मुझे सीखने में 6 साल लगे. 3 से 4 साल मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया. मुझे खुद 3 साल डिप्रेशन एंग्जाइटी थी. मैंने मेडिसिन ली थी 3 साल तक.
वो काम नहीं कर रही थी, मैं डिमोटिवेटेड फील करता था, मेरे ब्रेन की जो फंक्शनिंग थी कम हो गई थी, सारा दिन नींद आती थी, मैं काम नहीं कर पा रहा था, बीमार पड़ा रहता था, मैं रात को सो नहीं पाता था क्योंकि दिन में मैं सो रहा हूँ, मैं रात को नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे एंग्जाइटी होती थी, एंग्जाइटी डिप्रेशन दोनों थे। तो मैंने खुद सीखा, पहले मैंने अपने ऊपर वो टेक्निक्स आजमाई, फिर मैंने देखा कि कौन सी टेक्निक से सबसे जल्दी रिलीफ आता है, वही टेक्निक्स आज मेरा प्रोग्राम बनी हुई है। अमेजिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, द पाथ टू योर पर्पस इन लाइफ विल कम थ्रू पेन। यूनिवर्स ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आपको पेन मिलेगा, उससे पर्पस बनेगा और सक्सेस भी आएगी। चेक एनी मिलियनेयर बिलियनेयर इन द वर्ल्ड, देव हैड फेलियर्स। और किसी को अगर नहीं है तो उसकी भैया जनरेशनल वेल्थ है, उसके साथ कंपेयर मत करो, वो सेल्फ मेड नहीं है। अमेजिंग। ओके भाई, सो मेरा एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उनका पर्पस भी क्लियर है, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों फेल होता है, क्या होता है। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि पूछना है वाला क्वेश्चन कि लोग एक्चुअली में फेल क्यों होते हैं। देखो, फेलियर को ना हमने बहुत ज़्यादा अहमियत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग जर्नी। ठीक है, आपकी ब्रेन सेल्स भी एक नई मेमोरी, नई चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए 40 डेज लेते हैं, ये हम सबको पता है ये बात, राइट। न्यू न्यूरल पाथवेज टेक 40 डेज टू फॉर्म। इसलिए बचपन में बोलता था कि रिपीट करते रहो, बार बार बोलते रहो तो रट जाएगा या याद रह जाएगा, है ना। तो यानी कि हमारा ब्रेन भी एक या दो बारी में किसी चीज़ को परफेक्टली नहीं कर सकता। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं एज साइकोलॉजिस्ट, एज बिहेवियर साइंटिस्ट, कि देर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। कि फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत सिर्फ लेसन है, सिर्फ फीडबैक है कि व्हाट डिड नॉट वर्क। तो अब मेरे को आगे से मुझे पता है ना कि ये नहीं करना। मेरे पास 5 ऑप्शन थे, ये ट्राई कर लिया, चलो ये तो काम नहीं करता, अब 4 बचे। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब मैं बेस्ट पे आ जाऊंगा कि ये काम किया, अब ये मेरा डिफॉल्ट मोड हो गया कि ऑपरेटिंगली हम इस पे जाएंगे। ठीक है, तो देर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। इसको अपने अंदर बिल्कुल इनकलकेट कर लें एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एंड दिस विल हेल्प पीपल ओवरकम फेलियर ईजिली। ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, फेलियर होना ही है। डन डन, क्योंकि काम करोगे तो फेल तो होगी, और जब तक 10 बार फेल नहीं होगे तो तब तक सक्सेस। एक और चीज़ बताता हूँ, परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। परफेक्शन इज अ फ्लॉड माइंडसेट, इज अ मिथ, एक मिथ्या है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट अकॉर्डिंग टू हुम, यू और मी। करेक्ट। आपकी लाइफ की परफेक्शन अलग होगी, मेरी अलग होंगी, हम सबकी गाइडलाइंस, सबकी असेसमेंट क्राइटेरिया अलग है। तो परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। अपने ऊपर फालतू में ये परफेक्शनिस्ट माइंडसेट वाला प्रेशर ना डालें, काम करें, ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, इंप्रूव कर लेंगे। अब इसमें क्या, आपका स्ट्रेस भी कम हो गया, डिसअपॉइंट भी कम हुए, एनर्जी लेवल्स मेंटेन हुई, फोकस लेवल्स चलते रहे, आप काम करते रहे। अमन भाई, जब हम पॉडकास्ट से पहले बैठ के एक एक्सरसाइज कर रहे थे, जो आपने मेरे से एक्सरसाइज कराई थी, तो मुझे लगता था साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्या ही करते होंगे यार, क्या बात करते होंगे। लेकिन जब आपने मेरे से क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए बोले ना, और मैंने उसके अंदर एक पैटर्न एक्चुअली में देखा, मैंने कहा यार दीज थिंग एक्चुअली वर्क्स। और जब तक जो चीज़ करते नहीं तो उसके बारे में पता नहीं चलता है। जो चीज़ आपने मुझे बताई है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं अपने पैटर्न में देख पाता, नहीं एक चीज़। अमेजिंग, दैट वॉज वेरी गुड एक्सरसाइज। भाई एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, मैन को लेके चलता है, अल्फा मैन जो होता है, ठीक है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, एंड वो दिखाते नहीं है उस चीज़ को, चाहे कितनी भी बड़ी सी चीज़ हो। मैं कह रहा हूँ गोली लग जाए, वो दिखाएंगे नहीं कि पेन हो रहा है मुझे। दूसरी साइड एक फीमेल है, वो रो देती है, अपनी सारी चीज़ें बता देती है। इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ना दिखाना या दिखा देना? देखो, अगेन टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। ओवर इमोशनल होना भी गलत है, ओवर अल्फा होना भी गलत है। अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा बैलेंस्ड रख के चलना चाहिए। अगर आप जिंदगी भर मिर्ची खाओगे तो बवासीर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको बैलेंस चाहिए लाइफ के अंदर। तो अल्फा मैन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एवोल्यूशन के टाइम से आता है कि मैन, अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो मैन वर हंटर्स एंड विमेन वर गैदरर्स। ठीक है, तो विमेन का जो प्राइमरी रोल था एवोल्यूशन वाइज वाज टू टेक केयर ऑफ द लिटिल वन, नर्चरिंग का रोल था। ठीक है, और मैन का था कि गैदरिंग मीट या फिर फूड या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जिनसे खतरा हुआ करता था। तो ये अल्फा का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है। लेकिन अल्फा के अंदर अगेन, आप एक ही चीज़ कर रहे हो तो आपने अपनी लाइफ को लिमिट कर लिया।
क्या आप ये कह रहे हो कि यार मैं तो अल्फा हूँ, मैं तो अपने बच्चे को प्यार नहीं दूंगा? अगर आपने अपने बच्चे को प्यार नहीं दिया, मेल या फीमेल को, बॉय या गर्ल को अपने प्यार नहीं दिया, तो जिंदगी भर प्यार ढूंढता रहेगा या रहेगी। और अगर मान लो आपकी बेटी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट 10 टाइम्स हायर है कि यू हैव टू बी द मैन विद वैल्यूज। अगर आपकी खुद की मॉरल वैल्यूज कम है, तो आपकी जो आपकी बेटी होगी, वो आपकी क्वालिटीज एक पर्सपेक्टिव पार्टनर में ढूंढेगी। इसलिए मेल फीमेल के साथ ही होता है, एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। उनकी जनरली ये देखा गया है कि उनके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। तो जो फाउंडेशंस हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बोला जाता है प्राइमरी केयर टेकर एंड सेकेंडरी केयर टेकर। प्राइमरी केयर टेकर इज द मदर, सेकेंडरी केयर टेकर इज द फादर। ठीक है, अगर इनके साथ जो चीज़ें मिसिंग होती है, वही इंसान सेम बिहेवियर अपने पार्टनर के अंदर ढूंढता है या रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। बिकॉज हमारा ब्रेन, ये सबकॉन्शियस माइंड लाइक्स पैटर्न्स और फेमिलियरिटी। तो तभी लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूसरा टॉक्सिक पार्टनर को ही पसंद करेंगे। जो अच्छा लड़का है या जो ग्रीन फ्लैग मेन और विमेन है, वो तो फ्रेंड जोन हो जाते हैं, जो उनको सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिक है वो एक्साइट कर रहा है, क्योंकि वो पास्ट पेन के साथ फेमिलियर है। तो women say things like, I can fix him. No sister, you can't fix him. Nobody can fix him. Only he can fix himself. ये एक बहुत बड़ा अगेन नेगेटिव बिलीफ है कि you can change someone. My love can change. Nobody can change anybody. People only change if they want to change. Please, ये फालतू की बकवास दिमाग में मत डालो, और अदरवाइज क्या करोगे? एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, एक्स्ट्रा डिसअपॉइंट होगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओगे। ओके भाई। हाँ, सो अब चलते हैं पूरा मनी की तरफ। Sure. पूरा फोकस, लेजर फोकस अब पैसों के ऊपर करता है कि ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको लाइफ से हर चीज़ में कंप्लेन होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो एक सर्टेन इनकम पे अटक जाता है Correct. और सारी ज़िंदगी उसी पर अटक के रह जाता है। तो ये किन लोगों के साथ होता है और क्यों होता है उनके साथ? दो टाइप के लोग के साथ होता है, एक जिनके पास टैलेंट है, एक जिनके पास टैलेंट नहीं है। वाह, टैलेंट के साथ भी होता है? टैलेंट के साथ भी होता है, हाई परफॉर्मर्स के साथ भी होता है। हाई परफॉर्मर्स ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनको हम मनी ब्लॉक्स बोलते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मेरी इनकम ग्रो ही नहीं हो रही। ठीक है, इसके भी दो मेन रीजंस हैं कि अगेन ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, टैलेंट है, स्किल्स है, नॉलेज है, लेकिन मैं ग्रो ही नहीं कर रहा। तो मेरा जो टैलेंट है, अब उसने इतना रिटर्न दे दिया, उसके आगे कैसे देगा? एक सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। धैर्य, आपने जिंदगी भर एप्पल की जो सीड्स हैं वो प्लांट किए, तो क्या निकलेगा? एप्पल ट्री। करेक्ट। अब आपको अचानक से मैंगोज खाने हैं, तो अब क्या क्या करोगे? क्या वो एप्पल ट्री आपको मैंगोज दे सकता है? नहीं, कभी जो आपने प्लांट किया वही देगा ना। करेक्ट। तो एप्पल्स आते हैं लाखों के, मैंगोज आते हैं करोड़ों के। तो करोड़ कैसे कमाओगे अगर करोड़ों के बीज नहीं डाले आपने? If you plant the seed today, it will take 1 to 2 years to give you the returns. Start now. Okay? So that is the growth mindset. कि अब मैं लाखों पे हूं, मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। The definition of insanity is doing the same things and expecting different results. मैं जॉब पे जा रहा हूं, रोज जॉब पे जा रहा हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। कैसे? आपने अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया, तो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। अब सेकंड टाइप के लोगों पे आते हैं हु फील स्टक एट द सेम इनकम, कि भैया ग्रोथ माइंडसेट भी है, अपना काम धंधा स्टार्ट किया है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। वी रीच्ड अ सीलिंग। ठीक है, तो इस सीलिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स हैं। या तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है, या आपको पता ही नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे कि किस एरिया में मेरी मनी रुकी हुई है। इसके कुछ पैटर्न्स मैं आपको बताता हूं। मनी कम्स बट डजंट स्टे। पैसा आया, खर्चे आ गए। ठीक है, या फिर आपका पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है, तो आपको पूरा उसका बेनिफिट ही नहीं मिला, आपकी सेविंग्स ही नहीं बढ़ पाई। फिर आप क्या फील करेंगे? आप इनसिक्योर्ड फील करेंगे। आप अपने बैंक बैलेंस को देखेंगे कि बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? फिर आप कहोगे कि आई हैव अ स्कार्सिटी मेरी लाइफ में, आई डोंट हैव इनफ। आई डोंट हैव इनफ मनी, मे बी बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ। तो आप अपने ऊपर ले गए। अब आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वहां पे लो कर दिया। तो ये स्कार्सिटी के ब्लॉक्स हैं। इसकी वजह से सेल्फ वर्थ के ब्लॉक्स आते हैं कि भाई हम तो एक जॉब वाली फैमिली से आते हैं, सर्विस क्लास से आते हैं, हम तो बिजनेस नहीं कर सकते। तो जिंदगी भर अब आप सर्विस ही करोगे।
अब आपने वो अपॉर्चुनिटी ही बंद कर दी, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि नो, रिच पीपल आर ग्रीडी, ठीक है, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। ये आपके चाइल्डहुड की आपकी कंडीशनिंग है, नेगेटिव बिलीफ्स है। एक सिंपल सा आंसर मेरे को दो धैर्य, कौन इंसान ज्यादा चैरिटी करेगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है। मनी इज नॉट evil, ठीक है, योर इंटेंशंस आर evil. मनी ओनली एम्पलीफाइज द इंटेंशंस यू हैव। मेरे पास पैसा होगा, मैं एनिमल एनजीओ खोलूंगा सबसे पहले, ठीक है। जब तक नहीं है तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? नहीं, आई विल बी फीडिंग माई कम्युनिटी डॉग्स, या मैं या किसी एनिमल का मैं एंड आई हैव सीन दैट इन योर स्टेटस कि आप डॉग को फीड करते हो। आई फीड माई कम्युनिटी डॉग्स एवरी डे। मेरे पास 8 बच्चे हैं, मैं उनको रोज़ खाना खिलाता हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द यूनिवर्स। कि मुझे लगता है कि यार अगर भगवान हमें दे रहे हैं तो हमें किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, ठीक है। और ये बेचारे जानवर हैं, तो बेजुबान हैं, तो बोल भी नहीं पाते कि उनको भूख लगी है। तो मैं उस माइंडसेट से करता हूँ। लेकिन अगेन लेट्स कम बैक टू पीपल हु फील स्टक, ठीक है। तो सेल्फ वर्थ के आपके ब्लॉक्स आ जाएंगे कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। स्कार्सिटी माइंडसेट है कि आई डोंट हैव इनफ मनी, और मनी कम्स एंड डजंट स्टे विद मी, ठीक है। ये आपके प्राइमरी ब्लॉक्स हैं। इसके बाद आता है ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि अगर मैंने किया तो फेलियर हो जाएगा, आई डोंट वांट टू फेल अगेन। ये उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे हैं। तो उनका अगेन ब्रेन इज प्रोग्राम टू सर्वाइव एंड नॉट थ्राइव। तो ब्रेन कहता है कि यार मुझे फिर से फेलियर नहीं चाहिए, तो अब मैं वो एक्शन ही नहीं लूंगा जिससे फेलियर हो जाए। बट देर इज नेवर 100% पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, 50-50 है। तो ये आपकी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग लीड्स टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस लीड्स टू नॉट टेकिंग एक्शन, नॉट टेकिंग एक्शन लीड्स टू अ मीडियोकर लाइफ, मीडियोकर रिजल्ट्स। अब आप क्या कर रहे हो? आप दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मेरा कज़न इतना पैसा कमा रहा है, या मेरे फ्रेंड्स तो करोड़ों कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा, मेरी किस्मत खराब है, भगवान तूने मेरे को ऐसी ज़िंदगी क्यों दी? भगवान कह रहे बेवकूफ़, काम कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म तो कर नहीं रहा। तो ये आपके ब्लॉक्स आते हैं जब आप मल्टीपल फेलियर्स इनकाउंटर कर चुके होते हो। ग्रोथ माइंडसेट है, टैलेंट है, स्किल्स है, नॉलेज है, सब है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के फियर्स है। अब एक लास्ट मैं इसको समराइज करता हूं। अगर आपकी लाइफ में वो नेगेटिव इवेंट्स नहीं होते, या नेगेटिव इवेंट्स की वजह से फियर्स, सेल्फ डाउट्स नहीं आते, तो क्या आप ज्यादा पैसा कमा लेते? कमा लेते, राइट? करेक्ट। अगर फेलियर्स नहीं आते तो मैं ग्रो ही कर रहा होता ना। तो अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट हम आपके उन फेलियर्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दें, या आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दें कि फेलियर के बारे में सोचे ही ना, कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले, 10 टाइम्स फोकस बढ़ा दें आपका, 10 टाइम्स क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टेप बाय स्टेप, तो पैसा कमा लोगे। यही हम करते हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के अंदर। गॉट इट। मेन चीज़ पता है क्या होती है भाई? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। यस। जैसे आपने ये ब्लॉक्स बताए, तो हमारे साथ क्या था कि जब मैं बिजनेस में आया था तो हमने निकाला कि पेमेंट लेने हैं लोगों से। तो जैसे आपने बोला पैसा रुक गया, नहीं आया, तो इसका साला सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा। क्या करें कि लोग आते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उसके बाद डिच कर देता है कि पैसा नहीं देते, और फिर गोस्ट कर देते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? बहुत दिमाग लगाया, क्या करें। देखो इसका ना बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। थोड़ा सा मैं बिजनेस कोचिंग में चला जाता हूँ। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, उसको बता देता हूँ मैंने क्या करा। सॉरी टू कट यू। श्योर। सो मैंने क्या करा कि मैंने कहा 100% टेक एवरीथिंग इन एडवांस, प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट। आई थिंक जो इम्प्लीमेंट कर लेता है उसका एकदम तुरंत हो जाता है। करेक्ट जी भाई, अब आप बताइए। सो दैट्स एन एक्सट्रीमली गुड सोल्यूशन। इट्स अ वेरी बिजनेस फोकस सोल्यूशन। बट अगर किसी एंटरप्रेन्योर के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मान लो ये वो वीडियो देख रहा है अभी, तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि सारे सोल्यूशन प्रोग्राम से पहले या प्रोडक्ट मिलने से पहले नहीं देने होते। ठीक है, जब तक पेमेंट पूरी नहीं आएगी, जैसे आपने बोला, पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या स्टार्ट भी नहीं होगी प्रोसेस। लोगों की प्रॉब्लम है कि फ्री का चंदन घिस मेरे, ठीक है, ये सबको पता है ये बात। क्योंकि जो भी फ्री होगी या फिर चीप होगी या फिर इसकी कॉस्ट कम होगी, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटा प्रोग्राम्स। हमारे ब्रेन के कोड्स होते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है। ओके, हमारा ब्रेन प्रीमियम वैल्यू, पैसे की वैल्यू देख के उसको डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट प्रीमियम है। ठीक है, अदरवाइज सारे फोन्स बन रहे हैं, सारे मेजॉरिटी ऑफ फोन चाइना में ही बनते हैं। अब चलो मेक इन इंडिया में थोड़े बहुत बनने स्टार्ट होंगे,
लेकिन आपने नोटिस किया कि जैसे ही एप्पल और सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट 1 लाख के किए, अब छोटी मोटी कंपनियां भी 80,000 से नीचे बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि परसीव वैल्यू बढ़ा दो, है तो चीज़ 20,000 की, परसीव वैल्यू बढ़ जाएगी तो लोगों को लगेगा प्रीमियम है। प्रीमियम कुछ नहीं है। एप्पल का भी 20,000 में फ़ोन बनता है, सैमसंग का भी 20-30 में बनता है। वो वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं प्रीमियमनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। अनदर एग्जाम्पल, आपने बैग लिए लुई विटॉन, कोच वगैरह, इन सब के आपने बैग ले लिए, ठीक है, या आपने वॉच ले ली, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। अगर उसमें डायमंड्स नहीं लग रहे हैं तो उसकी परसीव वैल्यू नहीं स्टील भी सेम है, कारीगरी के थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे हो सकते हैं, या जो बैग्स हैं उनके ऊपर सिर्फ ठप्पा लग रहा है, वो भी चाइना में बनता है, मटेरियल भी सेम है, डिज़ाइन के थोड़े प्रीमियम पैसे हो सकते हैं, लेकिन दे चार्ज अबसर्ड अमाउंट्स, क्योंकि हमारा ब्रेन परसीव वैल्यू द अमाउंट ऑफ अमाउंट यू पुट ऑन इट उससे डिसाइड करता है। ये थोड़ा सा हम डीप सेल्स में जा रहे हैं, ठीक है, और यही मैं अपने एंटरप्रेन्योर क्लाइंट्स को सिखाता हूँ कि कैसे अपनी प्रीमियमनेस आपको बढ़ानी है, प्रोडक्ट की डिज़ायरेबिलिटी बढ़ानी है। लेकिन सोल्यूशन, पेमेंट्स नहीं आ रही है तो प्रोसेस को चेंज करो, आपका सोल्यूशन परफेक्ट है। थोड़ा साइकोलॉजिकल इनपुट्स भी उसमें डाल सकते हैं कि क्लाइंट्स विल वांट टू पे यू मोर। अमेजिंग भाई। हम ना टाइप्स ऑफ ब्लॉक के ऊपर चलेंगे कि क्या क्या उनको ब्लॉक करके रखता है चीज़ें जिससे वो कर नहीं पाते पैसों को लेके। लेकिन एक बारी ऑडियंस से कुछ बोल देता हूँ। आई नो आपके भी बहुत सारे ब्लॉक होंगे जिसकी वजह से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे, तो जितने भी आपके ब्लॉक हैं नीचे कमेंट करके बताना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और अमन भाई आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी जितने भी ब्लॉक हैं नीचे कमेंट कर देना याद से कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लगे हाथ। राइट भाई? प्लीज़ टाइप्स ऑफ ब्लॉक क्या होता है? देखिए, 3 मेन टाइप के ब्लॉक्स रहते हैं आपके। एक सेल्फ वर्थ या आइडेंटिटी का ब्लॉक रहता है, ठीक है, कि मेरी आइडेंटिटी नहीं है 1 करोड़ की, मेरी स्किल्स ही नहीं है 1 करोड़ की। इसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये बहुत फेमस है कि आपने जितना, कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी भर पढ़ाई ही करते रहते हैं, ठीक है, वो कभी इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उतना नहीं सीखा, अभी ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो क्या है, आपने एक्शन नहीं लिए तो रिजल्ट नहीं आया। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ, ओके, आई एम नॉट रिच इनफ, आई डोंट हैव इनफ मनी। स्टार्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 1 आइडेंटिटी का, सेल्फ वर्थ का ब्लॉक आ गया, ठीक है। सेकंड आपका होता है मिडिल क्लास माइंडसेट या मीडियोक्रिटी माइंडसेट, कि पैसा तो आए लेकिन मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैंने रेस्टोरेंट बनाया नहीं है लेकिन अपने आप ही ना रेस्टोरेंट मतलब 20-30 लाख के रेवेन्यू पे पहुंच जाए यार। मशीनरी लेनी पड़ेगी रेस्टोरेंट के लिए, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है आप जोमेटो या स्विगी पे उनको करोगे, उनको कमीशन देना पड़ेगा हर ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, मटेरियल लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा। तो लोगों को क्या लगता है कि पैसा ना डाले, मिडिल क्लास माइंडसेट है कि पैसा ना डाले बस निकालते रहो। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई फैंटेसी में जियो, खुश रहो, ठीक है, अपने सपने देखो, वहीं खुश रहो, रियलिटी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक मनी ब्लॉक आपका पैटर्न है, ओके। थर्ड इज ग्रोथ माइंडसेट, जो मैं बोल के थक गया हूँ, कि इन्वेस्ट करो और सीखो, अपने होराइजन्स को बड़ा करो, ठीक है। और फोर्थ है कि गोल सेटिंग आपकी फ्लॉड है, एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन आपकी फ्लॉड है, ठीक है। अगर मैंने 10 करोड़ का गोल नहीं डाला तो मैं 10 करोड़ के पैसे डिमांड नहीं कर सकता या एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि रिजल्ट आए। तो मुझे पहले ग्रोथ माइंडसेट क्या रखना है कि मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, फिर सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर हम उसको बैक ट्रैक करेंगे, फिर प्रोसेस बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ट्रैक करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। उसमें चैलेंजेस आएंगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज नहीं होगा, 3 साल में, 5 साल में होगा, लेकिन होगा, ठीक है। वही लोग हैं जो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते जिन्होंने, जो घर से निकले ही नहीं। सिंपल सी बात है। अमेजिंग भाई। डिफरेंट तरीके के ब्लॉक्स हैं, लेकिन इनसे ओवरकम करने के लिए आपने बताया वैसे ओवरकम करने के लिए, लेकिन अगर एक्चुअली में उनसे और डीपर लेवल के ब्लॉक्स अगर आ जाते हैं तो किसी भी ब्लॉक से ओवरकम करने का तरीका क्या है? देखो, मनी ब्लॉक्स के ऊपर होता है मेंटल ब्लॉक्स, ठीक है, क्योंकि आपकी मनी ग्रो नहीं कर रही, आप स्टक फील कर रहे हो, तो अब क्या आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग आएगी। ओवर थिंकिंग में सेल्फ डाउट्स आएंगे, सेल्फ डाउट से आएंगे स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगी, रिलेशनशिप खराब होंगे आपके, ठीक है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में और डिसअपॉइंटमेंट्स आएगी, अनहैप्पीनेस आएगा, हो सकता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन तक भी आप पहुंच जाए, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ये हाई स्ट्रेस के साथ होता है। ओवर थिंकिंग इज द रूट कॉज। ओवर थिंकिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ फेलियर, एंड फेलियर हैपन्स बिकॉज ऑफ, अगेन, माइंडसेट नॉट बीइंग स्ट्रांग इनफ, ठीक है। तो ये मेंटल ब्लॉक्स आपके क्रिएट करेगा कि मुझे फेलियर नहीं चाहिए तो मैं अब काम ही नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेक द एक्शन, अंदर से आप रुकोगे।
एक बहुत बड़ी चीज़ होती है धैर्य कि बहुत सारे लोगों का जो एक नेगेटिव इनर वॉइस बन जाती है, इसे बोलते हैं इनर क्रिटिक, ये ओवरली नेगेटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि जो ये नेगेटिव बोलता है ना, आप मानने लग जाते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, ऑल योर थॉट्स आर दे थॉट्स और आर दे फैक्ट्स। ठीक है, आपने बोला कि भैया थॉट्स है, फैक्ट्स नहीं है, राइट? तो अपने थॉट्स को, माइंड को मैनेज करना हमें सीखना पड़ेगा इसके लिए, ओके? अदरवाइज ये आपको मेंटल ब्लॉक्स, एक मेंटल इलनेस के प्रति भी ले जा सकते हैं। एंड मेंटल ब्लॉक्स आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से भी आते हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स की वजह से भी आते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट। ये अपने आप नहीं जाएंगे, आई एम सॉरी टू टेल यू। आप ट्राई करिए, मैं आपको रास्ते बताता हूँ, आप ट्राई करो अपने एंड से, ठीक है? सो ट्राई करने के लिए ChatGPT पे चले जाओ, उससे पूछ लो, किसी AI से बात कर लो, राइट? यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो उसके ऊपर कि मनी ब्लॉक्स क्या है, क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। कई लोगों के लिए काम करेगा, कई लोगों के लिए नहीं करेगा। जिन लोगों के लिए नहीं कर रहा वो इसलिए क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ओवरली प्रैक्टिकल या लॉजिकल है। वो बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप दो, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अब दैट इज वेयर यू नीड अ कोच और अ गाइड हु कैन गिव यू आंसर्स, ठीक है? सेकेंड, आप कर लोगे, लेकिन देयर इज नो गारंटी ऑफ टाइम। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड पे करना पड़ेगा। 3 महीने 6 महीने काम किया, फिर रुक गए, फिर ट्राई किया। AI से कितना पूछोगे? AI कितनी हेल्प कर देगा आपकी? AI can give you content. AI can maybe innovate with you, share some, maybe some new strategies. But AI can't give you the exact solution. तो इसलिए आपको experts या humans तो चाहिए होंगे. My suggestion is go to the person who you trust the most, जिसके पास ये experience है, credible है अपनी industry के अंदर, has generated similar results for really a lot of people, good clients. एक धैर्य आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला, बहुत सारे कोचेज़ हैं इंडिया के अंदर, कोचेज़ बहुत सारे हैं, बट नोटिस करो हर कोच के पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है। हाँ, देयर आर लॉट मेनी पीपल। ठीक है, तो एक कोच की आप एक्चुअली में एक्सपर्टीज सिर्फ उसकी डिग्री सर्टिफिकेट से नहीं देख सकते। आपको रिजल्ट्स देखना पड़ेगा कि क्लाइंट्स के कैसे रिजल्ट्स हैं, वो जब तक टेस्टिमोनियल्स नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि बट टेस्टिमोनियल्स कैन बी फेक, वो तो आप रिकॉर्ड करवा लो, पैसे दे दो। हाँ, सही कह रहे हो, अब आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो ये भी देखो कि टेस्टिमोनियल किस पे है, जूम पे है या प्रोफेशनल स्टूडियो में किया गया है या एक पब्लिक फोरम में इंसान खड़ा होकर बोल रहा है, या क्या है। क्योंकि कई बार जो इन्फ्लुएंस किया जाता है वो एक प्राइवेट रूम के अंदर या स्टूडियो के अंदर आप प्रोफेशनल वे में उसको स्क्रिप्ट दे के बोलवा रहे हो। फिर बोलने के स्टाइल से भी आप देख सकते हो कि फ्री इंसान बोल रहा है या टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रहा है सामने, या रट्टा हुआ है, मोनोटोन है। तो टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स देख के आप उनकी एक्चुअली में उनकी रिजल्ट जनरेटिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को आप एनालाइज कर सकते हो। अमेजिंग। मैं ना सेल्स साइकोलॉजी के ऊपर जाने वाला हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि यू आर वन ऑफ माई क्लाइंट एज वेल। यस। एंड आप हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, एंड मैंने आपकी ग्रोथ देखी है। देर है, इस इवेंट में हमने इतना कर दिया, 30 लाख पे पहुंच गए, ये पहुंच गए। हर इवेंट में आके आप बोल रहे हो कि 30x हम कर ले रहे हैं इतना। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको हमारे बारे में पता कैसे चला था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दिस? सो बड़ी ही दर्दनाक कहानी है कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल्स है, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि कस्टमर्स भी लाने होते हैं। ठीक है, तो मैं वो एक स्टार्टिंग का एंटरप्रेन्योर था जिसको शायद बेसिक बिजनेस स्किल्स के बारे में इतना पता नहीं था। तो फिर पता चला कि यार डिजिटल मार्केटर्स होते हैं जो लीड जनरेशन करते हैं आपके लिए, एड्स रन करनी होती हैं। फिर मैंने काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के पास में गया, मैंने बात करी। तो धैर्य आपसे पहले 7 कंपनीज के साथ मैंने काम किया था और मुझे कम से कम 50 लाख पर ईयर का मुझे नुकसान हुआ है। 50 लाख का पर ईयर का मुझे नुकसान हुआ है। अरे बाप रे। ठीक है, तो इतना पैसा लगा दिया, इतना एड से बर्न कर लिया, वेबिनार्स रन कर लिए, बहुत सारे, बहुत कुछ कर लिया, रिजल्ट आता ही नहीं था। ओके, फिर जब आपके पास, फिर मैंने क्या किया कि यार मैंने कहा यार ये डिजिटल मार्केटर्स को ऐसा क्या आता है, खुद ही पढ़ लो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो फिर आपके यूट्यूब पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था।
हाँ। तो मैंने वहाँ से पहले पढ़ना स्टार्ट किया और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कब की बात है, 2022 की बात है। मैं अपने घर पे सेकंड फ्लोर पे बैल्कनी में ऐसे वीडियो आपका लेके रात के करीबन 1-2 बजे मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं ऐसे चलते चलते करता था कि मैं बैठे बैठे थक गया था। तो चलते चलते अपनी बैल्कनी में हेडफोन्स लगा के और मैं देख रहा हूँ कि यार ये बंदा बड़ा सही बता रहा है, ठीक है। और आपका कोर्स बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम पे, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ थोड़ा सा। फिर मैंने आपके ईमेल्स पे न्यूज़लेटर पे साइन अप किया, तो फिर एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कॉल बुक किया आपके साथ, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू सो मच भाई। इससे पता लगता है कि ट्रस्ट एकदम बिल्ड नहीं होता, एंड एक कस्टमर साइकिल जो रहती है ना, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की, आपने उसको कितनी वैल्यू दी, देन दे आर कमिंग टू यू। करेक्ट। एंड भाई जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका रेवेन्यू कितना था? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा उस टाइम पे मेरे पर्सनल 1-to-1 सेशंस हुआ करते थे, तो मैं 2 से 3 लाख रुपए ही कर पा रहा था। उसमें से 1-1.5 लाख की मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट चली जाती थी, मतलब बाकी सारा तो अपना खर्चा होता है, EMIs वगैरह, रेंट वगैरह होता है, ठीक है। तो मैं उतना ही कर पा रहा था, लेकिन अब विद गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा है। कुछ नंबर थ्रू करना चाहोगे? तो वी आर करंटली जनरेटिंग 1 to 2 लाख रुपीज ऑफ सेल्स एवरी डे। एवरी डे? अमेजिंग बात, कमाल। अभी और आगे जाना है, अभी तो और करना। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू भाई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि धैर्य हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए। एंड आई एम श्योर भाई जो आपके पास नॉलेज है, यू आर अ मास्टर एक्चुअली। आपके बात करने के तरीके से, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, यू आर द मास्टर। एंड अब जो मार्केटिंग वो मेरे हाथ में है, मैं बहुत जितनी जान लगा दूंगा उसे करने में, तो हम डेफिनेटली एक बहुत अच्छे स्केल पे भी पहुँचेंगे। भाई अब मैं ना सेल्स साइकोलॉजी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हो। आप हर छोटे पैटर्न ऑब्जर्व, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हो। सो जस्ट वांटेड टू नो कि आप कस्टमर को किस तरीके से देखते हो, मतलब जब वो आपके पास आ रहा है, आने से लेके क्लोजिंग तक, व्हाट एग्जैक्टली यू सी? देखिए, फर्स्ट थिंग इज हमें ये समझना पड़ेगा, एवरीबडी कैन नॉट बी योर कस्टमर, ठीक है। एवरीबडी डजंट हैव द पेन दैट योर प्रोडक्ट सॉल्व्स। तो पहले तो ये समझ लो, बेसिक माइंडसेट है कि हर कोई मेरा कस्टमर नहीं है, हर एक का पेन मैं सॉल्व नहीं कर सकता। सो सबसे पहला फेलियर हमने अवॉइड किया है कि ट्राइंग टू मेनी थिंग्स और फॉर टू मेनी पीपल, ठीक है। तो स्टॉप बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बी अ मास्टर ऑफ वन, ठीक है। उससे भी आप, जिसे हम बोलते हैं कि नीश क्लैरिटी आपको होनी जरूरी है, ठीक है। आपका नीश क्या है? एक, अगर आपका एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट होता है, हीरो प्रोडक्ट आपका बन जाता है, उसके बाद आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, बट वो हीरो प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा पहली बार। उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लाइंट की सबसे जो डीपेस्ट पेन पॉइंट है, आपको वो पकड़ना है। जो डीपेस्ट पेन पॉइंट पे मैं कितनी जल्दी, मेरी स्किल्स कैसे उसको सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। अब डीपेस्ट पेन पॉइंट लोगों का हो सकता है, लेट्स से कि एक्ने है, ठीक है। तो एक्ने के साथ कौन सा मैं एसिड के साथ क्लियरेंस कर रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, मॉइस्चराइजर, स्किन टाइप क्या है, तो ये सब पता होना पहले ज़रूरी है। तो एक एनालिसिस ऑफ द कस्टमर्स पेन पॉइंट, उनकी करंट प्रॉब्लम क्या है, कितने टाइम से चल रही है, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लें और आपके प्रोडक्ट को अपना कस्टमाइज कर दें कि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर दे, तो हाफ ऑफ द बैटल इज डन। ओके। एंड सो मैनी पीपल हैव सो मैनी ऑब्जेक्शंस कि ये तो उस सेल्स को कैसे कंप्लीट करें, वो सेल्स को कैसे क्लोज करें? देखो, लोग दो ही रीजंस की वजह से आपसे बाय करेंगे। या तो वो बाय करेंगे डिजायर ऑफ अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, कि मुझे रिजल्ट्स मिल जाए, मैं ये रिजल्ट्स सीख कर रहा हूँ, या वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ थिंग्स गेटिंग वर्स और फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको बोलते हैं। दो ही रीजन की वजह से सेलिंग होती है, फियर बेस्ड होती है, डिजायर बेस्ड होती है, ओके। अब इसके ऊपर आपको रिबटल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड दैट्स वाई आपको अपनी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको अपनी इंडस्ट्री का पैटर्न्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसी पॉडकास्ट में हमने मैनिफेस्टेशन की भी बात कर ली, मेंटल ब्लॉक्स की बात कर ली, मिलियनेयर माइंडसेट की बात कर ली, मनी ब्लॉक्स की बात कर ली, न्यूरोसाइंस की भी हमने बात कर ली, और सबकॉन्शियस माइंड की भी बात कर ली, चाइल्डहुड ट्रॉमास की भी हमने बात कर ली है, हमने अब सेल्स की बात भी कर रहे हैं। ये सारी बातें हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है इसके ऊपर, मैंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, और फिर मैंने इसको टेस्ट किया है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने जैसे बोला था, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज द की। एक्सपीरियंस आपका एग्जीक्यूशन से ही बिल्ड होगा। तो मैं टेस्ट करता गया, एंड देन आई टेस्टेड कि अच्छा सबसे बेस्ट मॉडल क्या है। नाउ आई हैव एन एडवांस्ड मास्टरमाइंड और एन एडवांस्ड सबकॉन्शियस मेथोडोलॉजी कोडिंग
जो मैंने डेवलप की है अपनी, ये मेरा प्रोप्राइटरी मेथड है। तो ऐसे ही आपको फियर बेस्ड जो आप सेल्स के रिबटल्स बना रहे हैं या फिर आप डिज़ायर बेस्ड बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से रिबटल्स बनाइए, 2-3 टाइप के बनाइए। क्लाइंट का पेन पॉइंट कहाँ ज़्यादा है उस पर उसको हिट करिए, और जैसा मैंने बोला पहले, आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मत दो, अदरवाइज क्लाइंट के पास मोटिवेशन नहीं होगा। ये इंडियन क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट को आप जितना सब बताओगे वो 50 जाके रिसर्च करेगा, बोलेगा मैं खुद कर लूँ, मिडिल क्लास माइंडसेट। वो ये नहीं देख रहा कि कितना टाइम लग रहा है। आप शायद 3 महीने में करा दो, वो 2 साल भी वेस्ट करेगा, उसको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है। बट ये आपको बताना पड़ेगा एज एन एक्सपर्ट कि बॉस नहीं करते हो तो 3 महीने में 6 महीने में कितना आपका लॉस है। करेक्ट। उसके लिए आपको मार्केट पता होनी चाहिए। क्लाइंट ने अगर आपको क्वेश्चन बैक कर लिया तो क्या करोगे? तो अपना ग्रोथ माइंडसेट रख के अपने माइंड के ऊपर भी इन्वेस्ट करिए। रिमेंबर वंस अगेन, यू हैव टू अपग्रेड योर माइंड टू अपग्रेड योर इनकम। देयर इज नो अदर वे। मैंने देखा है सेल्स में ना 2 ही कारण होते हैं तभी लोग नहीं खरीदते हैं। एक हो गया कि कोई उसके ऑब्जेक्शन है कंप्लीटली, कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, या एक और चीज़ होती है ट्रस्ट नहीं है, तो कुछ भी कर लो उसको, कुछ भी आंसर दे दो, वो नहीं खरीदेगा। भाई अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्शन दूं, आप उसको कैसे टैकल करोगे? आई जस्ट वांटेड टू सी। ठीक है, सोचता हूँ, एक लेडी है, ये एक्चुअली में हमारे साथ हो चुका है, ठीक है, एंड एक क्लोजर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा। एक लेडी है, उसके 3 बच्चे हैं। हमारे इवेंट की डेट है 27, 28, 29, एंड वो कह रही कि धैर्य मुझे इवेंट में आना है, लेकिन मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं और एक के बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आ नहीं सकती। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इनके 3 बच्चे हैं, उनकी एज क्या क्या है? वही जो 10th क्लास में है, 2 छोटे हैं, हाँ ठीक है, मतलब एक होगा 2nd, 3rd, 4th क्लास में, एक 5th, 6th क्लास में। और कौन अवेलेबल है जो इस टाइम पे सपोर्ट कर सकता है? तो ये अपने हस्बैंड के साथ रहती है अकेली, और हस्बैंड ऑफिस चले जाता है। ठीक है, तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर पाएगा? हाँ, नहीं कर पाएगा। ठीक है। इज देयर एनीबडी एल्स इन हर फैमिली? उनकी कोई सिस्टर, उनके कोई कजन, उनकी मॉम? कोई नहीं है, मतलब वो अलग ही रहता है। यू आर गोइंग इन अ राइट। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगेन मैंने बोला ना कि सी आई एम अ प्रैक्टिशनर, मैं खुद वो चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ऐसे कुछ भी हवा में नहीं दे सकता। ओके, करेक्ट। मुझे पहले समझना पड़ेगा कि क्या है। ओके, अभी उनका करंट रेवेन्यू कितना है? 5 लाख। और गोल कितना है? 10 लाख। 10 लाख का गोल है, तो अभी उनका 5 लाख कंसिस्टेंट आ रहा है? कंसिस्टेंट आ रहा है, ओके, पर बढ़ नहीं पा रही है, वो जो लिमिट एक फ्लैट लाइन आ जाती है वहाँ पे रुक गई है। ठीक है, तो अगेन स्टक एट द सेम इनकम है, हाँ, राइट। ओके, कैन वी गिव सम फॉर्म ऑफ एश्योरिटी कि इस इवेंट पे आने के बाद इतना % ग्रो कर सकते हैं? डिज़ायर वो एग्रीड है आने के लिए, बट बच्चों वाली प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें ही कर पाएंगे जो मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप बोलिए कि आप बच्चों को लेके आइए इस टाइम पे, आप इवेंट पे आइए, वी कैन प्रॉब्ली गिव देम सम रूम एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा रूम हम आपके लिए बुक कर देंगे, वो सपोर्ट कर देंगे कि बच्चे वहाँ पे हैं, एंड यू नो एटलीस्ट यू आर एबल टू मीट देम और स्पेंड हाफ ऑफ द डे। ठीक है, एक ये कर सकते हैं हम आपके साथ। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगेन 3 दे देता हूँ। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एबिलिटी है ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो आप इवेंट ऑनलाइन करिए, लेकिन वो एक कंपनी की खुद की चॉइस और प्रोटोकॉल्स होती है। करेक्ट, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। यू हैव गिवन द वेरी गुड आंसर, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू हाई फाइव। बहुत तगड़ा आंसर दिया आपने। एंड अब मैं बताता हूँ, लेट मी डिस्क्लोज दिस कि हमने डील कैसे क्लोज करी। अच्छा, आप ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वहाँ तक, आपने आंसर भी दे दिया। तो हमारे क्लोजर्स ने बोला कि ओके आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, 3 बच्चे हैं आपके, व्हाट इफ़ वी विल प्रोवाइड यू नैनी, और आपको एक स्पेस दे देंगे, आपका रूम रहेगा अलग से। एंड उसका कॉल था, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था धैर्य, एक काम करो मुझे 2 प्रीमियम टिकट दे दो, आई एम कमिंग। तो इट मीन्स इफ यू आर किलिंग एवरी ऑब्जेक्शन, सेल्स हो जाएगी। करेक्ट, अमेजिंग भाई, आप तगड़े साइकोलॉजिस्ट हो। थैंक यू। काम है, यू हैव टू बी इन योर फील्ड। कितना टाइम लगा आपको ये सब पढ़ाई करना है टोटल? सी आई हैव अ ट्रिपल मास्टर्स इन साइकोलॉजी, उसमें मेरे को 6 साल लगे, प्रैक्टिस करते हुए 4 से 5 साल एक्स्ट्रा।
तो उसके बाद इस लेवल पे मैं पहुंच पाया हूँ. टोटल एक्सपीरियंस तो 21 ईयर्स का हो गया, क्योंकि उससे पहले भी कुछ काम कर रहे थे. बट देन अब ये है कि see, the more time you spend in an industry, the more time you invest in understanding trends and patterns, and you are able to forecast कि trends क्या होंगे आने वाले time पे, उतना आप well prepared रहते हैं. तो I think that is what, but at the end of the day it's all God. मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान बिना cosmic help के या भगवान के support के आगे बढ़ सकता है. वो बढ़ भी जाओगे तो एक point पे आके रुक जाओगे. तो आपको चाहिए कि consistent हो. तो जहाँ पे कंसिस्टेंट चाहिए वहाँ पे आपको यूनिवर्सल हेल्प, आप यूनिवर्स बोल लें या आप कृष्णा बोल लें या वाहिगुरु बोल लें, आप भगवान बोल लें, जो आपका फेवरेट टर्म है वो बोले. लेकिन मुझे लगता है कि वो होप मिलती है, वहाँ से एनर्जी मिलती है. और क्या ना कि हम अलाइंड रहते हैं. हर एक इंसान को ना लाइफ में धैर्य मेंटर या बड़ा भाई या कोई ऐसे डैड नहीं मिलते जो कि परफेक्ट गाइड हो. ठीक है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता. ठीक है, तो उस टाइम पे हर एक इंसान के पास लेकिन एक है, वो है फेथ इन गॉड. और आई थिंक वहाँ पे अगर रिलीजन को ठीक से यूज़ किया जाए तो रिलीजन इज़ अ गुड मोटिवेशन टूल टू सर्व मैनकाइंड. बट वो पॉलिटिकल व्यूज़ में लोग चले जाते हैं, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा है, तो वहाँ पे नेशन थोड़ी सी ख़राब होती है. अदरवाइज ऑल रिलीजन्स आर प्रिटी गुड. अमेजिंग भाई, मैं बता नहीं सकता, मुझे आपसे बात करने में इतना मज़ा आ रहा है. शायद ये पॉडकास्ट 2 घंटे और खिंच जाएगा, बातें ख़त्म ही नहीं होंगी. बट टाइम लिमिट के दौरान कोई भी आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो, या मुझे आप कोई आखिरी नोट देना चाहते हो? देखो, मैं अपनी लाइफ का एक लेसन आपको बता सकता हूँ. क्या जी. तो पहले मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने MBA करी, और बीच में मेरी जॉब चली गई थी. ठीक है, लीमन ब्रदर्स इंसिडेंट हुआ था, रिसेशन हुआ था, मेरी जॉब चली गई. फिर मैंने उसके बाद मुझे पता चला कि यार इस फील्ड में मत करो, चलो दूसरी फील्ड ट्राई कर लो. मैंने दूसरी फील्ड ट्राई करी. उसके बाद मैं मिडल ईस्ट में था 1 साल से ऊपर. मिडल ईस्ट में भी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल चैलेंजेस आ गए थे, वहाँ पे रेसिज्म भी हुआ मेरे साथ, तो मेरी जॉब वहाँ चली गई. मैं वापस इंडिया आया और बहुत सारी चीज़ें 1 साल में ख़राब हो गई. जब मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन में था, स्टार्ट हुआ था. फिर कुछ किस्मत अच्छी या बुरी बोल लो कि मेरे को थेरेपिस्ट ऐसे नहीं मिले या ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिली कि मैं स्टक रह गया. मैं 3 साल तक सोया नहीं था. एवरी सिंगल सिचुएशन में जब भी मेरे साथ कुछ फेलियर हुआ, मुझे ये लगता था कि यार मैं कर लूँगा, आई हैव टू डू इट, आई कैन नॉट गिव अप. सबसे पहली बात कि नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना है. अगर आप ये रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे. सेकेंड, मेरा हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट था. जब मैं वापस आया था मिडल ईस्ट से, तो मैंने कहा यार मेरी यहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से ना जॉब चली गई और मेरे पास ये स्किल सेट नहीं थी. लेट मी डू सम सर्टिफिकेशन. मैंने 5 लाख रुपए सर्टिफिकेशन पे लगाए थे, और जो मैंने 5 लाख सर्टिफिकेशन पे लगाया, मैंने इंडिया में फिर मैंने काम किया, मैं 3x के पैकेज पे गया. तो जो मेरा पैसा वहाँ पे जो लॉस हुआ टाइम का, मैंने रिकवर कर लिया अपनी 3-4 महीने की सैलरी के अंदर. तो ये ग्रोथ माइंडसेट आपकी यहाँ पे हेल्प करता है. तो ऑलवेज कीप अपस्किलिंग, अपग्रेडिंग योर स्किल्स. अब यहाँ तक तो मैं प्रोफेशनल काम कर रहा था. अब सुनिए चमत्कार कहाँ पे हुआ, एंड व्हाई आई सेड कि द पाथ टू योर पर्पस इन लाइफ कम्स थ्रू पेन. जब मेरा एंग्जाइटी डिप्रेशन हुआ, मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला. मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने थेरेपिस्ट को फ़ोन किया. मैंने बोला कि सर मुझे बहुत भयंकर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ कैन यू गिव मी ए सेशन. उस बंदे ने मेरे को बोला, मुझे आज भी अच्छे से बात याद है, कि 22 दिन तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ. तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ तब तक. ही सेड टू मी, एक काम करो, गुरुद्वारे में जाके सेवा करो. मुझे गुरुद्वारे में सेवा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा करता आया हूँ, मैं सरदार. बट आई थॉट कि यार ये इंसान ऐसा क्या जानता है कि ये मेरे को बोलेगा कि 22 दिन तक तुम नहीं सोओगे. इसको ऐसा क्या आता है, जो भी इसने पढ़ा है मैं भी पढ़ लूंगा. दैट्स व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड. डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, मास्टर लाइफ कोचिंग, न्यूरोसाइंस, ऑल दैट आई केप्ट स्टडीइंग. तो मेरा जो पेन था, जब मैं साइकोलॉजिस्ट बना और मैंने वो टेक्निक्स अपने ऊपर इंप्लीमेंट करी और उन्हीं टेक्निक से मैंने अपने क्लाइंट्स को हील किया, तो धैर्य मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत लोग थे जो 10 साल से पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स, डिप्रेशन में थे. बहुत लोग सुसाइडल थे, जिंदगी को अपनी ख़त्म करने वाले थे, और वो लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब रेडी होऊंगा तो वो मेरे पास आएंगे और कुछ महीनों के अंदर, 6 महीने के अंदर लेट्स से
ठीक होंगे, उनकी जिंदगी नॉर्मल होगी। तो भगवान ने आपके लिए ना एक मास्टर प्लान रखा है। अपने मास्टर प्लान को अपने मिडिल क्लास मेंटालिटी की वजह से कि मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा, रोको मत। Whatever money you give to the universe in charity to help others, it comes back to you amplified. ये बात याद रखो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो जिंदगी भर रिटर्न मिलेगा। आप ऐसे स्टॉक हो जो जिंदगी भर रिटर्न देने वाला है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू पता है? नहीं पता तो क्रिएट करो वैल्यू, बिकम डिफरेंट। सो लर्न फॉर एवर। यू कैन ओनली, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने बोला था, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैक एट लाइफ। अब मैं कनेक्ट करता हूँ तो बोलता हूँ अच्छा, प्रोफेशनल से सीधा साइकोलॉजिस्ट बना और साइकोलॉजिस्ट से मिलियनेयर माइंडसेट कोच। तो ये सारा भगवान ने मेरे को मेरे चैलेंजेस को ओवरकम करने के साथ सिखाया है। तो प्लीज़ अपने लाइफ के चैलेंजेस ओवरकम करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करिए, एंड देन ट्रस्ट गॉड एंड गॉड्स प्लान। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली पार्ट 2 भी बनाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे हम बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड ऐसा ही एक और सिमिलर पॉडकास्ट है जो कि और ज़्यादा पावरफुल है। साइड में जो आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करो, इस पॉडकास्ट को जाके देखो, क्योंकि ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।